एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बेहद खास प्रोग्रेसिव हरियाणा समिट। और आज इस समिट में कई तरह का मंथन हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है और असल में विचारों के उस समुद्र में गोते लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जहां से आज मंथन के तौर पे शाम होते होते बहुत सारी बातें, बहुत सारा निष्कर्ष, बहुत सारे एनालिसिस हम और आप मिलकर कर पाएंगे। तो इस समिट को हम लगातार खास बना रहे हैं और बेहद खास अंदाज में हर बात आप तक पहुंचाने का प्रयास MH1 न्यूज कर रहा है। और हमारी इस खास पेशकश में आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं आप सभी का एक बार फिर से। और इस खास कार्यक्रम में कई खास बातें आज होने जा रही हैं। तो फिर इसी श्रृंखला में हम अपने अगले अतिथि का स्वागत करना चाहेंगे और बुलाना चाहेंगे मंच पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और गन्नौर से कांग्रेस के विधायक श्री कुलदीप शर्मा जी को। कुलदीप जी का स्वागत करेंगे हमारे CEO दीपक अरोड़ा जी, डायरेक्टर सर शिवम जी और एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप जी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कुलदीप जी का। तो ये पुष्प गुच्छ अर्पित करके दीपक जी, शिवम सर और प्रदीप जी स्वागत कर रहे हैं। और इस सेशन में ढेर सारी बातें होंगी और मेरी सहयोगी किरण मंच को आगे संचालित करेंगी और बातों की उस कारवा को आगे बढ़ाएंगी, जिसके जरिए आज हम इस सेशन के जरिए बहुत कुछ सीख के और समझ कर जाने वाले हैं। ओवर टू किरण। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम उपाध्याय जी, और आपने मौका दिया ताकि आगे मैं कुलदीप जी से बात कर सकूं और समझ सके कि कांग्रेस अब आगे किस तरह से आने वाले चुनाव को देख रही है, अपने आप को मजबूत करने को देख रही है। तो तमाम बातें होंगी, वहीं बात यह भी होगी कि जो 8.5 साल बेमिसाल की बात यहाँ पर सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो कर रही है, वो इनके नजर में क्या है और क्या समझ रहे हैं इसको लेकर के। तो कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्रेसिव हरियाणा समिट में। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहला, क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है 8.5 साल बेमिसाल, यानी कि उन्होंने तमाम काम किए और इसी के साथ वो हमेशा से 70 साल की बात करते रहे हैं। 70 साल में ये नहीं हुआ, 70 साल में वो नहीं हुआ, यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस पर कहीं ना कहीं उनका निशाना होता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे उनके 8.5 साल को आप किस तरह से देख रहे हैं। पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, उसका जवाब बहुत जरूरी है जी। देश जब आजाद हुआ था तो इसकी आधी जनता भूखा सोती थी। वी डिडंट हैव इनफ फूड टू फीड एवरीबडी। हाउसिंग नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, यूनिवर्सिटीज नहीं थी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ होनी चाहिए, टेलीविजन नहीं था, टेलीफोनी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हमने जब देश भारतीय जनता पार्टी को सौंपा, जिन 60 साल का जिक्र ये बेशर्मी से करते हैं, जब देश सौंपा तो भारत 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत इस दुनिया में बन चुकी थी। भारत परमाणु शक्ति के स्वरूप में हमने इनको सौंपा। IITs, IIMs, एम्स, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोनी, मोबाइल्स, ऑल दिस डेवलपमेंट्स। और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज बैंक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनके आने से पहले भी बिकेम द वर्ल्ड लीडर्स। जो यूनाइटेड स्टेट्स में या वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं, वो अधिकतर, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट 36% भारतीय हैं। तो ये कहना उन लोगों के, मैं जो ऐसा कहते हैं उनको याद दिलाना चाहता हूं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्लियामेंट में दी गई स्पीच को। उन्होंने कहा था कि विरोधियों का भी सम्मान होना चाहिए। मैं ये कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं कि मुझसे पहले कुछ नहीं हुआ, मुझसे पहले देश बहुत आगे बढ़ा है। हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाते चलते फूड सिक्योरिटी के अंदर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन में आए,
हम मेडिकल फैसिलिटीज में आगे बढ़। ये वाजपेयी जी की स्पीच, वाजपेयी जी से बड़े नेता आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में ना पहले कोई था ना आज कोई है। उनका एक स्पष्ट पार्लियामेंट्री फ्लोर पर एडमिशन, भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को उनके भाषण को सुनना चाहिए, और सुनने के बाद जब वो अगली बार कहेंगे कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ तो उनको शर्म आएगी, अगर उनके पास शर्म बात। तो 8.5 साल को सर आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस कैसे देख रही है? 8.5 साल की बात अगर कहें, आप देश की बात करें और प्रदेश की बात करें, मैं दोनों की बात करने के लिए तैयार हूं। सर प्रदेश पे ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि हमारा हरियाणा समिट। देश की क्यों नहीं करते हो? ये देश में तो है प्रदेश। बिल्कुल सर, देश पे तो है ही हमारा फोकस। ये नहीं इसके कहा साथ साथ गया था? हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात कर ले, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो हमारे चलो दर्शक शुरू करते हरियाणा हैं। की बात करते जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले हरियाणा में अधिकतर कांग्रेस का राज रहा। 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हमने की। 27 यूनिवर्सिटीज का निर्माण केवल 10 साल में हुआ। 27 यूनिवर्सिटीज, 9 मेडिकल कॉलेजेस का हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आया, देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आया। कितनी बड़ी बड़ी नेशनल इंपॉर्टेंस की नेशनल स्कूल ऑफ लॉ। सर ये आप अपने टाइम की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी, अब तब की बात कर रहे हैं। मेट्रो आई, अब तब मेट्रो आई। जी मैं पूछ रही हूँ अभी की जो सरकार है उनके बारे में। कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना। चार पावर प्लांट्स बनाए गए। जी बिजली एक मुद्दा हुआ करता था हरियाणा में, बिजली अब मुद्दा नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी का नाम बना, सिंगल यूनिवर्सिटी जो इनके राज में बनी हो, कंप्लीट हो गई हो। यूनिवर्सिटियों के बहुत फाउंडेशन स्टोन के फीते काटे हैं मुख्यमंत्री जी ने, बनी एक नहीं। एक भी मेडिकल कॉलेज का नाम बताएं, एक भी सिंगल मेडिकल कॉलेज जो इन्होंने बनाया, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने बनाया, 1 इंच भी मेट्रो इन्होंने बनाई, 1 इंच, 1 सिंगल इंच, एक भी ऐसी सड़क जिसकी इंपॉर्टेंस। हरियाणा टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन करके हमने दिया था। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया 8.5 साल में। अनएम्प्लॉयमेंट में, इन बेमिसाल सालों में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर हरियाणा बेमिसाल हो गया है। वो हरियाणा जो नंबर 1 था, आज अनएम्प्लॉयमेंट में, इनके अपने ही मिनिस्ट्रियल डेटास को देखिए, सीएमआई की रिपोर्ट देखिए, हरियाणा टॉप्स इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की 8.5 साल की उपलब्धि है। एक भी सरकार ने, जो 60,000 रुपए का कर्जा कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई, पावर हाउसेस बने, कितनी चीजें बनी, हम गिना सकते हैं कि हमने अगर वो पैसा लिया तो उसकी कहां यूटिलाइजेशन हुई। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं, जी मैं ये कह रहा हूं कि आज 4 लाख करोड़ टोटल एस्टिमेटेड खर्चा जो कर्जा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो 4 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। बेमिसाल है। मैं पूछना चाहता हूं, 4 लाख करोड़ के कर्जे के बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ कहां है? सर उनकी तरफ से ये कहना है कि जब हम सत्ता में आ रहे थे यानी 2014 में, तो उस वक्त में इससे बुरी हालत थी और उसको ठीक करते करते, चाहे हम सड़कों की बात कर ले, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले, जो आज हम 24 घंटे गांव में देने की बात करते हैं, हमने वो सब अपने सरकार में आने के बाद किया है जो पहले नहीं था। उन्होंने कहा है कि वो इस तरह की हालत में प्रदेश को छोड़ के गए थे कि हमें उस प्रदेश को बनाने में इतना टाइम लग गया, अब विकास धीरे धीरे और आगे होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी जमीन पर तो चलते नहीं हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कभी जमीन पर चलकर देखिए, सड़कें टूटी पड़ी, सड़कों के पुनर्निर्माण की बात ही लोग कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज बने हैं, इस बात को स्वीकार, इसमें हरियाणा सरकार का कोई योगदान नहीं। जी, नितिन सभी नेशनल हाईवेज हमारे टाइम में कांग्रेस की सरकार के समय में सैंक्शन थे। उस टाइम की सैंक्शन और ग्रोथ भी चालू थी, जैसे रोहतक से जींद जाता हुआ या यमुनानगर, ये सब ऑल दीज वर सैंक्शन्ड इन आवर गवर्नमेंट। सड़कें टूटी पड़ी 90%। और माननीय मुख्यमंत्री जी को करनाल का प्रतिनिधि होने का अवसर मिला है, 10 साल मुख्यमंत्री रहेंगे,
इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में नहीं, अब तक जो है, अब तक हाँ, अच्छा पूरे 10 साल रहेंगे। 2024 क्या कह रहे हैं आप? 2024 तक ये रहेंगे, क्योंकि इनकी सरकार की टर्म में दे बीन इलेक्टेड फॉर 5 इयर्स। लेकिन आज करनाल के लोग अपने इस दुर्भाग्य को कोस रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री जैसा सुशोभित पद मिला करनाल को, लेकिन करनाल की इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ नहीं हो पाई। आज तक यहाँ के बाईपास तक नहीं बन पाए, यहाँ की सर्कुलर रोड्स नहीं बनी, टूटी पड़ी हैं सड़कें, आज तक डेयरी शिफ्ट नहीं हुई है, आज तक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स, आज तक सैनिटेशन की प्रॉब्लम, सफाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के अंदर एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी ऐसा संस्थान नहीं आया जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाए। इनके पास एक बात आती है, जो चीजें हमने रखी हैं उनका जब कंप्लीशन का समय आया तो हमारी सरकार बदल गई, इनकी सरकार आ गई और उस पर ये अपना पत्थर लगाकर जिस भी जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना इनॉग्रेशन स्टोन लगाया है वहां पर फाउंडेशन स्टोन कांग्रेस का लगा होगा, कांग्रेस की सरकार का लगा होगा। ये मैं कहना चाहता हूं। तो आप क्या मानते हैं कि चलिए आपके इस बात पे देखिए तालियों की गड़गड़ाहट आ गई। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जब आप लोगों ने इतने बेहतर कार्य किए, सब कुछ किया, फिर 2 कार्यकाल से क्यों सत्ता से बाहर है कांग्रेस? वजह क्या है? देखिए ऐसा है, एक तो 10 साल में इंडिविजुअल और गवर्नमेंट एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो जाती है, नेचुरल पॉलिटिकल फिनोमेनन। दूसरे, राष्ट्रीय स्तर पर 2014 के अंदर अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी भारत की संसद में बहुमत के साथ लौटी थी, उसका प्रभाव निश्चित था। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत देखिए, 2019 में भीषण मार्जिन्स के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 सीटें जीती है, ऑल द 10 पार्लियामेंट्री सीट्स। लेकिन उसके जब 3 या 4 महीने बाद स्टेट का चुनाव हुआ, 75 पार और 85 पार का नारा लगा, आपके मीडिया का पूरा सहयोग रहा, 75 पार 75 पार, एक साइकोलॉजी को इस तरीके से अटैक किया गया और लोगों ने विश्वास भी कर लिया जब 10 सीटें इतने बड़े मार्जिन से आ रही हैं तो हरियाणा क्यों नहीं आ जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके विपरीत, 85 पार का नारा धराशायी करते हुए हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी को आज उन लोगों के सहारे अपनी सरकार चलानी पड़ रही, उन बैसाखियों के सहारे पिछले 4 साढ़े 3 साल से ये सरकार चल रही है, जो ये कहा करते थे 75 पार नहीं, अब की बार यमुना पार कराएंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशगवार नहीं है। आप देखेंगे कि इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हो गई, इतने परेशान हैं लोग, दफ्तरों में लाइनें लगाए खड़े हैं, फोटोस्टेट और डॉक्यूमेंट्स की मशीन पर खड़े रहते हैं, कभी प्रॉपर्टी आईडी का झगड़ा है, कभी राशन कार्ड का झगड़ा है, पेंशनर्स रोते फिर रहे हैं, आयुष कार्ड बन नहीं रहे, पोर्टल के नाम पर किसानों को तंग किया जा रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं, व्यापारी का व्यापार ठप हो गया है। इस प्रकार की परिस्थिति से और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कई गुना बढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिल रहा है, आने वाला समय बताएगा ये 8.5 साल बेमिसाल थे या भ्रष्टाचार के अपने आप एक मिसाल छोड़कर जा रहे हैं। सर, अभी इसी 2 सेशन हमारा हुआ, फर्स्ट और सेकंड 2 सेशन हमारा हुआ है, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता थे अशोक तंवर जी और अनुराग ढांडा जी। आपसे हम जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका अच्छे से नहीं निभा रही है, क्योंकि आप लोग सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हरियाणा में है और विधानसभा में ये जो तमाम बातें आप MH1 न्यूज के मंच पर कह रहे हैं, ये तमाम बातें आप विधानसभा में नहीं कहते हैं और यही बड़ी वजह है कि आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इस दम पे है कि मेरे 8.5 साल जो है वो बेमिसाल है। इसका जवाब सर चाहेंगे। इसी के साथ सर आपसे एक तो कांग्रेस के जो खुशगवार होने की बात, मतलब आपने कहा कि बीजेपी खुशगवार नहीं होगी, कांग्रेस में भी तो खुशी नहीं है। इन 2 सवालों का सर जवाब एक साथ। देखिए, पहली बात यह है कि हम विधानसभा के अंदर मुख्य विपक्षी दल हैं
विधानसभा में सरकार को घेरते हैं, सदन के पटल पर सरकार से जवाबदेही नहीं बनती। जब सदन से बाहर सड़क पर आते हैं तो आज के दिन अगर कोई विजिबल पार्टी है, अगर कोई पार्टी सड़क पर दिखाई दे रही है, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में या भारत के संविधान बचाओ संबंधित, और आप ये देखिए 6 जनवरी को 2 डिग्री टेम्परेचर में जब कड़कड़ाती हुई सर्दी और सूर्य के दर्शन नहीं थे, पानीपत में श्री राहुल गांधी के यात्रा के दौरान एक इतना बड़ा विपक्ष का सम्मेलन हुआ। अगर आज विजिबल विपक्ष कोई है, हाँ कागजों में, अखबारों में दिखाई देने वाले लोग बहुत हैं। सम पीपल आर पेपर टाइगर्स एंड सम पीपल आर प्रेस हंग्री। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सेकंड बात आपने कही जी, संगठन से संबंधित। संगठन कांग्रेस की जो इनफाइट है, क्योंकि इनफाइट बहुत ज्यादा, इसकी वजह से आप पंजाब में, हमारी कोई इनफाइट नहीं है। पंजाब में सरकार चली गई, आम आदमी पार्टी आ गई बहुत मजबूती के साथ, तो वही स्थिति हमें अलग अलग और स्टेट में भी देखने को मिल रही है। देखिए, हमारे अंदर कोई इनफाइट नहीं है। बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है, हर आदमी का अलग अलग सोचने का तरीका हो सकता है, हर आदमी का राजनीति में अपना महत्व हुआ करता है। इसलिए उसको यह कहा जाए कि मतभेद है, मतभेद भी हुआ करते हैं, लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में भी लोकतंत्र है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है। यहां पर लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। इसलिए कुछ आपका सहयोग मिलता है कि आप कांग्रेस के खिलाफ कहने के लिए कुछ है नहीं मीडिया में, तो इसलिए कांग्रेस में दिखाया जाए, मीडिया में रखा जाए, इस बात को अफ्लोट रखा जाए। सर, आपको नहीं लग रहा है आप मीडिया के प्रति कुछ ज्यादा रुष्ट नजर आ रहे हैं? नहीं, नाराजगी बहुत ज्यादा है कि पेपर में दिख जाते हैं कोई और, तो मीडिया बहुत ज्यादा, बीजेपी को इतनी नाराजगी किस बात की मीडिया से? मीडिया का सम्मान करता हूं इसलिए, और करना भी चाहिए, कि किसी भी सफल लोकतंत्र में मीडिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन हो क्या रहा है, माफ करना मुझे, कई शब्द आपके मीडिया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं उस भाषा में नहीं जाना चाहता। खास तौर पर एक मंच पर बैठकर जहां मुझे एक्सपोजर दिया जा रहा है, मैं ये नहीं कहना चाहता। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर बात को खोल के करी जाए तो मैं बड़े दावे के साथ अच्छा सर, ये सवाल क्या गलत था कि कांग्रेस के अंदर में इनफाइट नहीं है? मीन्स कुमारी सैलजा अलग नहीं। सर, सवाल अगर गलत था तब मीडिया पे आप आरोप लगाइएगा कि हम गलत चीजें पूछ रहे हैं आपसे। कुमारी सैलजा अलग रास्ते जाती हैं, किरण चौधरी अलग रास्ते जाते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला वो अलग रास्ते चल जाते हैं। तो अगर हम बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कर दे, पूर्व सीएम है, उदय भान को ले आते हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि नाराजगी दिखी है। अशोक तंवर जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, आपकी पार्टी से थे, उनका साथ था, उन्होंने कहा भी यहां पर बैठ के कि पहले मेरा दिल बहुत धड़कता था कांग्रेस के लिए, लेकिन जो अंदरूनी चीजें मुझे देखने को मिली उससे मेरा दिल टूट गया है। तो ये सब कुछ इसी मंच पे बैठ के हो रहा है। अगर ये सवाल उठ रहे हैं, खुद आपकी पार्टी में लोग जो थे पहले से, और जो अभी कुमारी सैलजा की तरफ से भी, उन्होंने भी कहा था कि मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल पाया संगठन बनाने से लेकर के पार्टी को मजबूत करने तक में, तो क्या ये सवाल गलत है मीडिया की तरफ से? मैं ये कहना चाहता हूं कि संगठन की शक्ति को पहचानना चाहिए। संगठन इज अ व्हीकल टू पावर एंड पावर इज अ व्हीकल टू ब्रिंग चेंज। पिछले 9 साल से कांग्रेस का जमीनी संगठन नहीं है, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जी, क्यों नहीं है, इस बात को भी स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है कि जो कारण इसके पीछे हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक तत्वों से लड़ना है तो कांग्रेस को एक होकर चलना पड़ेगा। नेतृत्व को एक मत और एक स्वरूप में लोगों के सामने आना होगा। इस बात के महत्व को समझना होगा कि लोग विपक्ष में कांग्रेस को मानते हैं, और इसलिए कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के नाते सरकार को अगर चुनौती देनी है तो इकट्ठे होकर देंगे। आपने कहा कुछ नेताओं के नाम नहीं, तो सर मेरा सवाल गलत था क्या? अब आप खुद बोल रहे हैं कि एक साथ होकर के चलना जरूरी है अगर आपको सत्तारूढ़ पार्टी को वो चैलेंज देना है तो। सवाल गलत था सर? आपके सवाल का सर हम चाहेंगे कि इस मंच पे आप इस बात को कहें, क्योंकि आपने मीडिया पे काफी रुष्ट, काफी नाराजगी जाहिर की है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं जी,
कि आपके सवाल का गलत जवाब दिया है क्या मैंने? नहीं, जवाब आपने बहुत सही दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सवाल का जो जवाब था वो सवाल ही जैसा था कि एक साथ होके चलना जरूरी है अगर आपको पार्टी को आगे बढ़ाना है। देखिए, जिन कुछ नेताओं के नाम आपने लिए हैं, जी। मेरे लिए मैं कांग्रेस का सबसे छोटा वर्कर हूं। हम्म। सभी आदरणीय हैं, सबको आदर की दृष्टि से देखता हूं। सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, राजनीति के धरातल की वास्तविकता को कोई स्वीकार करे या ना करे, मैं करूंगा कि अपने अस्तित्व की लड़ाई हमेशा हर एक व्यक्ति, हर एक नेता लड़ता है। इसलिए अगर अपने प्रभाव क्षेत्र को अपने तरीके से कोई इस्तेमाल करता है तो वो मतभेद नहीं है, वो एक सोचने का ढंग है। अपने अपने तरीके से आदमी किसी तरीके से चलना चाहता है। लेकिन जहां, जैसे वाजपेयी जी ने कहा था ना पाकिस्तान युद्ध के समय, वो बात मैं दोहरा रहा हूं जी। क्योंकि मैंने कहा था ना, विरोधियों के सम्मान की संस्कृति से पला हुआ हूं। पाकिस्तान के युद्ध में हम एक साथ, लेकिन चुनाव युद्ध में हम दो दो हाथ। तो जब चुनाव का युद्ध होगा तो कांग्रेस एक साथ दिखाई देगी, ये पंजा मुक्का बन जाएगा। इसलिए कोई मतभेद या मनभेद आपको दिखाई नहीं देगा। हम अपने नेतृत्व में विश्वास करते हैं। सभी के नेता राहुल जी हैं, सभी की नेता सोनिया जी हैं, सभी के नेता खड़गे जी हैं, सभी के नेता प्रियंका जी हैं। उस पर कोई मतभेद नहीं है। किसी का किसी व्यक्ति के बारे में दृष्टिकोण अलग हो सकता है, कोई किसी को नेता मानता है नहीं मानता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी प्रकार का नेतृत्व के प्रति अविश्वास या मतभेद नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग हम पर प्रश्न इस प्रकार के उठाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, विज क्या भाषा बोलते हैं, कौन क्या भाषा बोलता है? कई मंत्री अकेले में हमें बताते हैं कि मुख्यमंत्री तो एक ही है, हम तो सिर्फ संतरी हैं। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये मतभेद उजागर नहीं करने के लिए मैं कितने लोगों की बातें बताऊं आपको। लेकिन उजागर नहीं करने से कहीं ना कहीं पार्टी में एकजुटता तो लोगों को दिखती है ना, उसका फायदा बहुत होता है कि एकजुट है पार्टी, तो उसका बेनिफिट चुनावी वक्त में होता है। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि एकजुटता में पारदर्शिता भी होनी चाहिए। एकजुटता कहने को नहीं, एकजुटता मंचों पर नहीं, एकजुटता दिलों में होनी चाहिए। लंबा सफर है, दोस्त बना के चलो, दिल मिले ना मिले हाथ मिला के चलो। और यही हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा हरियाणा में शुरू हुई थी, उस पे मैं पूछना चाहूंगी आपसे सर कि जो बाकी विरोधी पार्टियां हैं वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद को नहीं जोड़ती है। वापस हम उसी पे आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी अगर कमजोरी कोई कांग्रेस की मानता है तो वो ये है कि जो अंतरकलह चलते, जो एकजुटता नहीं है उनमें। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, इन सबको लेकर के काफी कुछ बयान जो है वो विरोधी पार्टियों की तरफ से आए हैं। उसे कांग्रेस किस तरह से लेकर के चल रही है? देखिए, भारतीय जो भारत जोड़ो यात्रा जी राहुल जी ने की, उसके दो पहले हैं, दोनों पर चर्चा कर लूंगा। एक तो इस यात्रा का कारण, उद्देश्य और महत्व। ये विभिन्नताओं का देश है, अनेकों धर्म, जातियां, विश्वास के लोग यहां रहते हैं। इसका अलग स्वरूप है, दुनिया का सबसे भिन्न देश है। वैचारिक क्रांति होनी चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। धर्म में विश्वास होना चाहिए, दूसरों के धर्म का सम्मान होना चाहिए। राजनीतिज्ञों का धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो सब कुछ इसके विपरीत रहा है। इसलिए कहीं न कहीं जब इंस्टीट्यूशंस को थ्रेट आई, डेमोक्रेटिक सेटअप की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ अपनी इंडिपेंडेंस के साथ चलनी चाहिए, चार सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के सामने आकर आरोप लगा रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता को, चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे डर के माहौल में जब सीबीआई, ईडी, जिनकी संरचना इन्होंने नहीं की, हमने की थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज ए क्रिएशन ऑफ कांग्रेस एंड सो इज सीबीआई। उनके इंडिपेंडेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हम लेकर आए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन हम लेके आए थे। लेकिन उन संस्थाओं का उपयोग जब अपने विरोधियों के दमन की राजनीति के साथ करने लगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश में डर का माहौल हो गया। जो कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो गया।
सरकार की आलोचना देशद्रोह हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, अगर आप सरकार के कार्यों की, नीतियों की आलोचना करते हैं, देशद्रोह नहीं है। जब यह माहौल बना तो इस माहौल को रोकने के लिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत को चीरते हुए कश्मीर तक पहुंचे हैं। ये सबका देश है जी इस भावना को लेकर चले सर। और इसकी सफलता से जी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई जब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र करनाल में। चलिए, इसका जवाब तो जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे अच्छा उसका तो हम रहता जवाब जब आप हमें और उनको सामने बिठाते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो समय का मैं फिर आ क्लैश जाऊंगा। हो गया तो मैं फिर आ जाऊंगा। बिल्कुल हम यही उम्मीद करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि हम साथ में बिठाएं ताकि भारतीय जनता पार्टी के एक पता मंत्री लगे। और कुलदीप जी, बिल्कुल सर, हम इसके लिए आपको पूरा बताएंगे और मुझे लग रहा है आप इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रहे तो इससे बेहतरीन हमारे लिए और कुछ बात हो नहीं सकती है। बिकॉज आई हैव गॉट सम एंगेजमेंट फॉर द डे। दूसरी बात आपने सर एक सवाल मेरा इसी सुप्रीम कोर्ट से, आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि प्रधानमंत्री की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आपने सीबीआई की बात की है, उस समय कहा था जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तोते का पिंजरा, पिंजरे का तोता, तो इसको लेके क्या कहें? क्योंकि उस वक्त में भी सीबीआई की इंडिपेंडेंट इसको लेकर के सवाल उठ रहे थे, अभी भी कुछ वैसी स्थिति है जो आप लोग खड़े कर रहे हैं कि अपने हिसाब से काम करना या सरकार के हिसाब से ईडी और सीबीआई चल रही है, तो बात तो बराबर ही है आपकी सरकार और आपकी सरकार में। सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई के ऊपर कमेंट किया था, मैं उसको एक्नॉलेज तो नहीं करता हूं क्योंकि किस संदर्भ में कहा था वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोग उसको जाने। उन्होंने कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं है। उन्होंने सीबीआई की इंडिपेंडेंस को बरकरार करने के लिए ऐसे नियमों की संरचना करने का आदेश दिया था कि सीबीआई डायरेक्टर की किस प्रकार से सिलेक्शन हो। अभी तो कहा तो है इलेक्शन कमीशन की, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता को चुनौती मिल रही है, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे पे है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का और चेयरमैन का चुनाव प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4-5 आदमी बैठकर फैसला करें ताकि जुडिशरी, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। इस प्रकार से सीबीआई तोता अब कैसे बोल रहा है, मैं बताना चाहूंगा। सर ये तो आप आपकी बात कर रहे हैं, हम आपके समय की बात कर रहे हैं जब केंद्र में आपकी सरकार थी, तब ये कहा था, तब जो काफी घोटाले और भ्रष्टाचार हुए थे उस वक्त में जांच को लेकर के ये जो आप अच्छा चलो आप कह रहे हैं कि उस समय भ्रष्टाचार हुए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक मूवमेंट आई थी, मान गया जी, आप बताएं कौन सा भ्रष्टाचार हुआ था, बताओ। सर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उस समय में। 2G स्पेक्ट्रम, इट्स मैटर ऑफ योर, इट शुड बी मैटर ऑफ इन योर नॉलेज कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। नहीं बिल्कुल आ चुका है, नहीं बिल्कुल आ चुका है, नहीं आ चुका है, लेकिन उस वक्त में ये बात उठी थी और उस वक्त जांच को लेकर के सीबीआई की तरफ से ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लाइन कही गई थी। मुझे ये बताइए कि सीबीआई पिंजरे का तोता हो गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2G स्पेक्ट्रम कोई घोटाला नहीं था तो उसको घोटाला कहना। सर मैं आपको उस मामले की बात बता मैं रही ये भी हूँ, कहना मामले की बात कर रही हूँ, मैं जजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जजमेंट में ये नहीं लेके आ रही हूँ कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को उन्होंने घोटाला माना या नहीं, मैंने सवाल उस पर नहीं किया। मैंने जो सीबीआई के ऊपर कटाक्ष किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है। आप ये बताइए कि केवल क्योंकि अभी आप ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो है कहीं ना कहीं अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं। आप बहुत चतुर हैं, जहां मुझे धकेलना चाहती हैं। मैंने बहुत बिल्कुल सर, चतुराई नहीं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं आपसे। मैं आपसे एक ही, आप भी तो पूछ रही हैं, मैं भी तो पूछ सकता हूं कि सर हम प्रदेश पे आ जाते हैं, हम वापस से हरियाणा प्रदेश पे आ जाते हैं, समय की किल्लत। अगर 2G स्पेक्ट्रम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई घोटाला नहीं था तो क्या इस देश को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर उस पे जो जजमेंट आया है, मेरा सवाल उससे तो रिलेटेड है ही नहीं। आपने पूछा कि किस भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हो, मैंने उस पे बात किया कि उस समय में सीबीआई ने ये सीबीआई के ऊपर ये कटाक्ष सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया था। चलिए अब मैं वापस से प्रदेश पे आ जाती हूँ। 2024 के लिए कांग्रेस तैयार है? हम तो 2023 में 2024 के लिए तैयार हैं। देखिए एक बात मैं आपको समझा रहा हूं जी, आपकी चतुराई को भी मैं पहचानता हूं, बड़े तरीके से राजनीतिक आदमी को हैंडल करना आप जानते हैं।
शुक्रिया सर। 1977 में जी जब इमरजेंसी हटी, कोई पार्टी, कोई विपक्ष की संरचना नहीं थी। एक भाग दौड़ कर भानुमति का कुनबा जनता पार्टी बनी थी। जी बीजेपी, कम्युनिस्ट, लोकदल, दम के पास सब पार्टियों का एक सम्मिश्रण दिखाई दिया। कोई संगठन नहीं था, कोई प्रेसिडेंट नहीं था। एक कैप थी जयप्रकाश नारायण, संरक्षण था। लेकिन जब लोगों का संगठन सरकार के खिलाफ हो जाए तो उसको किसी संगठन की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हरियाणा में जी आज लोगों का संगठन, आज भारतीय जनता पार्टी और इसकी सहयोगी जजपा पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया है। कांग्रेस का संगठन बने न बने, वैसे तो बन रहा है जल्दी, लेकिन बने न बने, जल्दी कब तक टाइमलाइन दे सकते हैं? वक्त कम है सर, वक्त कम है, मुझे वाइंड अप करना है स्टेशन को। देखिए हमारे नेता कई टाइमलाइन दे चुके हैं, तो जी। एक और टाइमलाइन आप क्यों ऐड करना चाहते हैं? छोड़िए उस बात। मैं ये कहना चाहता हूं, यानी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जी मैं ये कहना चाहता हूं, हरियाणा के लोगों को जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, नौजवान से किसान, व्यापारी से कर्मचारी, सरपंच से आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम ले लीजिए, किसी भी प्रकोष्ठ का नाम ले लीजिए, हर एक वर्ग आज इस सरकार से इतना परेशान है कि बिना किसी संगठन के, आप ये बताइए कौन सा संगठन था जब दिल्ली की सरहदों पर किसान बैठे रहे 1 साल तक, और प्रधानमंत्री को, देश का वो प्रधानमंत्री जिसने कहा मैं किसी के सामने नहीं झुकाऊं, स्वयं आपके टेलीविजन चैनल पर आकर ये कहना पड़ा, अन्नदाताओं में आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कुलदीप जी ये एक अच्छा लोगों का संगठन है, ये हरियाणा की एक जनता का अच्छी बात संगठन है, थी। जिसको देखने को मिलेगा। आपको नहीं लग रही ये एक अच्छी बात थी कि प्रधानमंत्री खुद किसानों से इस तरह की बात करें कि ठीक है हम एक योजना लेकर के आए, आपको वो योजना पसंद नहीं आई, ठीक है मैं वापस लेता हूं। आपको नहीं लग रहा एक अच्छा जेस्चर उन्होंने मैं ये कह दिखाया? रहा हूं, मैं आपसे जस्ट एक मैं आपकी बात को मानता हूं, बड़ा करता हूं। अपनी गलती को सुधार लेना, अपनी गलती को स्वीकार करने से व्यक्ति बड़ा बनता है, तो ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन 750 किसानों की कुर्बानी के बाद प्रधानमंत्री को होश आया। ठंड में, बरसात में, तपती गर्मी में बैठे हुए किसानों के पसीने की बदबू प्रधानमंत्री के पास जब पहुंची, तब उनको याद आया। जब यूपी के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी और देश का दरवाजा खटखटाया, तब याद आया। सब फैसला जो प्रधानमंत्री ने किया, वो आने वाले चुनाव की दबिश को देखकर किया था। कोई इतनी बड़ी मतलब गलती का एहसास उनको नहीं हुआ था। चलिए प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री के स्वरूप में हम सादर करते हैं, और करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। वो देश के सिंबल हैं और इसलिए हम उनका आदर करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कुलदीप जी, और तमाम पॉइंट्स जो थे उस पर हमने मंथन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम प्रोग्रेसिव हरियाणा समिट में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल हम एक नेक्स्ट सेशन की तरफ रुख कर लेते हैं, और वहां पर हमारे साथ एक और जो मेहमान है वो जुड़ेंगे जिनसे तमाम चर्चा होगी। और इसी के साथ कुलदीप जी को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगी। थैंक यू। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका शुक्रिया अदा करिए, टाइम निकाला इन्होंने और हमारे तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ किरण, बहुत अच्छा सेशन रहा। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एक बार फिर से हमारे सीईओ, हमारे डायरेक्टर, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप जी को, और ये सभी सम्मान करेंगे स्मृति चिन्ह के साथ कुलदीप शर्मा जी का। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से सभी दर्शकों से अपील। चलिए, तो इस सम्मान के बाद हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और उस ब्रेक के बाद हम एक और सेशन रखेंगे, और उस सेशन में आपके तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो जुड़ते चले जाएंगे, और आपसे जुड़े तमाम सवालों की बौछार हरियाणा प्रोग्रेसिव समिट के इस मंच पर लगातार होती रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।
अनुराग ढांडा जी, सवाल यह है कि तंवर साहब बहुत कुछ कह गए, एक्चुअल में हरियाणा में पार्टी की स्थिति क्या है? हम ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की स्थिति अनुराग ढांडा क्या महसूस करते हैं, कैसी स्थिति है? देखिए, मुझे लगता है कि अशोक तंवर जी ने भी बहुत सी चीजें स्पष्ट की। सबसे पहले तो मैं MH1 को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने प्रोग्रेसिव हरियाणा समिट, नाम जो है आपका वो बड़ा अच्छा है कि प्रोग्रेसिव हरियाणा होना चाहिए और हर हरियाणा वासी चाहता है कि प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आप लोगों ने जो शुरुआत भी की, मुझे लगता है बहुत सोच समझ के की। आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के 2 लीडर्स को सबसे पहले इन्वाइट किया, क्योंकि शायद हरियाणा की तरह आप भी उम्मीद देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी प्रोग्रेसिव हरियाणा बना सकती है। तो मुझे लगता है कि जो जैसी सोच आपकी रही वैसा ही पूरा हरियाणा सोच रहा है। पूरा हरियाणा आज के दिन में त्रस्त है इन पॉलिटिकल पार्टीज से, पूरा हरियाणा परेशान है और इनका सब लोगों का गांव-गांव हम जाते हैं, लोग ये कहते हैं जी हम तैयार हैं, 2024 एक बार आने दीजिए, हम लोग तैयार बैठे हैं। मैं चूंकि मैंने पंजाब चुनाव भी देखा, मैंने दिल्ली के चुनाव भी देखे हैं, इसलिए मैं ये सेंस कर सकता हूं कि अक्रॉस कास्ट लाइन, अक्रॉस रिलीजन लाइन, पूरे हरियाणा के अंदर लोग तैयार बैठे हैं एक बड़े बदलाव के लिए। सुनामी आएगी 2024 में आम आदमी पार्टी की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पहले लोकसभा चुनाव से क्यों अपने पन्ना प्रमुखों की मीटिंगें बुलाना शुरू कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने क्यों अचानक पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू कर दी अपनी? क्योंकि ये अभी तक शायद आप लोग सेंस नहीं कर पा रहे या कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राउंड पे सर्वे करा रही हैं, हमारे पास भी जानकारी रहती है, उनको ये मालूम है कि नीचे से जमीन खिसक रही है, आम आदमी पार्टी की सुनामी आ रही है, इसलिए 1 साल पहले अफरा तफरी मच। जब बढ़ती जाए गर्मी बेरहम चुभती ये मौसम, मन मेरा ललचाए झीलों में बह जाए, I feel awesome, I feel alive, I feel alive, alive is awesome, I feel alive, I feel alive, alive is awesome। जिंदा दिल ताजगी सिद्ध और लाइम के साथ Alive is awesome। उसमें क्या रोना, जो रोज है होना। रोज यूज करें कॉलिन फॉर ग्लास मेटल मार्बल। कॉलिन हर थिंग चमके हर दिन। पसीना है पर हुन पसीने दी प्रॉब्लम्स करके रुकावट किसी ਨੂੰ नहीं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश ਅਤੇ फंगल इन्फेक्शन वर्गियां 4 स्किन प्रॉब्लम्स ਦਾ एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। ਹੁਣ ਰਹੋ अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर ਦੇ ਨਾਲ। डॉक्टर्स ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ नंबर 1 ब्रांड डेटॉल। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा कहते हो, फिर रोज डेटॉल क्यों करते हो? इसलिए कि बीमारी फैलाने वाले जर्म्स हमसे दूर रहें, तभी तो उनसे हमें कुछ नहीं होगा। जिन घरों में डेटॉल रोजाना इस्तेमाल होता है, वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं। अपनों की सुरक्षा रोज डेटॉल सरासा। वाह, बस NH वाह नहीं, बस NH। ताजमहल दा ओही स्वाद 100 ग्राम पैक सिर्फ 50 रुपए विच। ताज हुण होर भी वाह। वाह ताज। एक्स हुण चले 72 आवर्स तक। पेरेंट्स आउट होम अलोन। एक्स दी फ्रेग्रेंस चले लंबे समय तक, क्योंकि यह बैक्टीरिया तो होने वाली बदबू दुड़ाए 72 आवर्स तक। दी एक्स इफेक्ट हुण चले 72 आवर्स तक। मम्मा कित्थों रोक के लगा के दे, तू कित्थों आ रहा है? मशीन तो आ रही नहीं पाउडर दे तब्बे, पर मशीन विच पाउडर क्यों? सर्फ एक्सेल टॉप लोड लिक्विड लवो, जिस दे तुरंत खुलन ते दाग जाणगे ते तब्बे आउणगे ही नहीं। सर्फ एक्सेल टॉप लोड लिक्विड की लग रही है, पर वाल खोलना ज्यादा सोहनी लगेगी। सफेद वाल छुपा रही है। खोले नानू मैं दस दिया। कलर देखभाल वाला कलर 10 गुणा वध एलोवेरा दी देखभाल नवे गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम नाल। इस दा नो अमोनिया क्रीम देवे रिच कलर ते वाल दिखन सॉफ्टर ते शाइनियर। ओए होए गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम इस कलर विच है देखभाल। चलो लब दे हम प्रोटीन का खजाना।
ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣਾ? ਇਸ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੀਨਟ ਬਟਰ 100% असली पीनट ਨਾਲ ਬਣਿਆ प्रोटीन ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। प्रोडक्शन भरपूर बढ़ेगा, प्रॉफिट भी अब खूब चढ़ेगा, काम को नई दिशा दिखाकर अपनाएंगे। आज ही MSME Z सर्टिफिकेशन में रजिस्टर करें। पता है डेड स्किन सेल्स साडा असली ग्लो छुपा देंदे ने। टेप टेस्ट तो पता चलेगा। वेख्या असली ग्लो छुपिया सी इना डेड स्किन सेल्स दे हेठा। इना नु हटावे पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। इसदा विटामिन B3 वाला फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स हटावे, असली ग्लो उबारे, दिसर दे असली ग्लो। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। ਅਜਿਹਾ ਨਿਖਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਯਾਰ? ਨਵਾਂ ਗੋਦਰੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਬਣ। ਇਸ ਦੇ 3/4 ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਚੰਦਨ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਖਾਰ। तू ही है नंबर 1। गुस्सा डबल बुल मास्टर प्रीमियम सीमेंट के आगे सिंगल बुल क्या करेगा? डबल बुल मास्टर प्रीमियम सीमेंट का डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। ਮੈਨੂੰ ਲੋ ਸੀਟਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਦਰਦ ਲੋ ਸਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਲਿਕਸ ਵਿਮਨਸ ਪਲੱਸ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 100% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਬੋਨ ਸਟਰੈਂਥ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। आपका बेटा सोनू ही जब आपके टॉयलेट को देखकर बताए इतना येलो तो कुछ और नहीं, सिर्फ नया गाढ़ा हार्पिक जो जमकर दाग धब्बे जर्म्स बदबू हटाए। वाओ! हार्पिक चमकाए ऐसा, टॉयलेट बनाए नए जैसा। हार्पिक की शानदार सफाई लेमन और मरीन के फ्रेग्रेंस में भी आई। बीजेपी यही कह रही है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, आप निकाय चुनाव की रट लगाते रहिए और जनता मेन चुनाव में आपको हराती रहेगी। तो मेन चुनाव उसके बाद तो हुआ ही नहीं। जनता ने कौन सा पिछले 2019 के चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था क्या? जी। जनता ने तो हरा के भेजा था। 46 सीटें चाहिए होती हैं हरियाणा के अंदर सरकार बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें दी थी एक बार सरकार चलाने के बाद। लोगों ने कहा कि आप इस लायक नहीं है, दोबारा सरकार में आपको नहीं आना चाहिए। अब वो आप जोड़ तोड़ कर लीजिए, ऐसे लोगों को अपनी गोद में बिठा लीजिए जो आपके खिलाफ वोट मांग के आए थे, पैसों की राजनीति कीजिए, जोड़ तोड़ करके सरकार बना लीजिए, तो उससे मैंडेट थोड़ी मिल जाता है। हर पार्टी में होती है। आपकी पार्टी में ऐसे कितने नेता हैं जो दूसरी पार्टी छोड़कर आए हैं? हो सकता अब आप कहेंगे कि वो विजन है या वो अलग राजनीति करना चाहते हैं, पुरानी पार्टियों में वो सब कुछ नहीं मिल पाया, वो इस पार्टी में हासिल करेंगे, तो ये तो सबके साथ है। आप एप्पल्स को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रही हैं। क्या आप ये राय दे रही हैं जेजेपी के नेताओं को कि उनको छोड़ के जेजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए? मैं 2 पार्टियों के गठबंधन की बात कर रहा हूं, ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे के ऑपोजिट चुनाव लड़ी थी, ऐसी पार्टियां। ये आज जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ये तो सभाओं में कहते थे कौन है जिसने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, भूल जाओगे क्या उसको? आज ये भूल गए क्या? ये कांग्रेस के लिए मैं तो हैरान होता हूं जब ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ये लड़ रहे थे कि कांग्रेस कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन होना था, हुड्डा जी नहीं माने। हुड्डा जी कह रहे हैं जी गठबंधन होना था, जेजेपी वाले नहीं माने। और ये कौन सी 2 पार्टियां हैं? जेजेपी के नेता ये कहते नहीं थकते कि मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को कांग्रेस पार्टी ने जेल भिजवाया, ये हमारे कट्टर दुश्मन है। जिसने आपके पिता को, आपके दादा को जेल भिजवाया, आप उसके साथ गठबंधन करने जा रहे थे? आप अपने पिता और दादा की अस्मत को बेच के उसके साथ गठबंधन करने जा रहे थे? ये सवाल भी तो इनसे पूछा जाना चाहिए जब ये कहते हैं कि गठबंधन करना चाहते थे हम कांग्रेस के साथ। तो आप ऐसे लोगों के साथ और कांग्रेस से पूछिए कि जिनको आप कहते हैं, जिनके खिलाफ, जिनको आप जेल भिजवाने का आरोप लग रहा है आपके ऊपर, इतनी नफरत करते थे, आप उनके साथ गठबंधन करना चाहते थे। इसका मतलब अंदर खाने इन सब की सेटिंग है। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए अनुराग टांडा जी, आपकी पार्टी बहुमत से कुछ पीछे रह जाती है हरियाणा में, और स्थिति ऐसी बनती है कि आपको भी गठजोड़ करना पड़े, तो उस वक्त ये नैतिकता काम करेगी? क्या फॉर्मूला उस वक्त आप लगाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का हमारा बहुत छोटा सा इतिहास है, कोई बहुत किताबें पलटने की जरूरत नहीं आपको समझने के लिए। हमारा इतिहास नहीं है कि हम कुछ सीटें लेके या बहुमत की सरकार बनाएं। हमारा इतिहास, हम सुपड़ा साफ करते हैं विरोधियों का, जहां पे हम दिल से लड़ते हैं। हम सुपड़ा साफ करेंगे हरियाणा के अंदर। मैं आपको आज जो मैं सेंस कर पा रहा हूं, मैं लोगों के बीच में रहा हूं 15-20 साल तक, अगर मुझे थोड़ा भी अंदाजा है,
मैं जो सेंस कर पा रहा हूं हरियाणा के अंदर सुनामी आएगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सीटें ढूंढनी पड़ेंगी जहां वो अपनी जमानतें बचा सकें। जेजेपी का इस बार कोई नाम लेवा नहीं होगा। अगर टिकट भी पूरी बांट पाए तो मुझे बता दीजिएगा। एक बड़ी अहम बात आपने कही है, सुनामी लाने की बात कही है। जनता आपसे पूछ रही है कि एसवाईएल का पानी पंजाब में आपकी सरकार है, आप हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे हैं? बड़ी बात यह है कि पंजाब में आपके सुर अलग हो जाते हैं, हरियाणा में आपके सुर अलग हो जाते हैं। पानी लाने की जिम्मेदारी आपकी पार्टी की भी है, आपकी पार्टी की सरकार है, क्या प्रयास करेंगे उसके लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और एक आम आदमी पार्टी शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी है जिसने जो बात एक राज्य में कही वही दूसरे में कही और हर जगह पे एक ही बात कहते हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव हरियाणा समिट और इस समिट में लगातार हम मंथन कर रहे हैं विचारों का और समझने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा को, उसकी विकास की नीतियों को और उसकी पॉलिटिक्स को। अपने नए मेहमान से आपका तारुफ कराऊं उससे पहले आपको बता दूं हमारे कुछ पार्टनर्स भी हैं जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है नूर महल पैलेस, एसोसिएट स्पॉन्सर है हमारे लिबर्टी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, एसोसिएट स्पॉन्सर है जेबीडी ग्रुप, गिफ्टिंग पार्टनर है टोमा और इवेंट पार्टनर आरओई इवेंट्स हैं, साथ ही साथ को स्पॉन्सर है फिनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। तो आप सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और इस प्रोग्राम को और खास बनाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और नए सेशन की शुरुआत करें उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच पहुंच चुके हैं बिजली मंत्री श्री रंजीत चौटाला जी। तो चौटाला जी का स्वागत, अभिनंदन इस समिट में और मैं चाहता हूं कि मंच पे आए सर और हमारे सीईओ सर दीपक सर और डायरेक्टर सर शिवम सर पहुंचेंगे और प्रदीप डबा सर एग्जीक्यूटिव एडिटर। स्वागत किया जाए पुष्पगुच्छ के साथ और आज की इस समिट को और खास बनाने की हमारी कोशिश है। स्वागत करते हुए डायरेक्टर सर, साथ ही साथ सीईओ दीपक अरोड़ा जी के साथ एक बार इस सेशन की शुरुआत करें उससे स्वागत। तो बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चौटाला जी से बहुत सारी बातें आज करनी है और कई सारे सवालात हैं जो पूछने हैं। रेणु मेरी सहयोगी मंच पे आए और इस सेशन की शुरुआत करें। और आज इस समिट में बेहद खास ये सेशन है और रेणु के सुपुर्द फिलहाल ये सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम आपका। बहुत स्वागत है रंजीत सिंह चौटाला जी आपका। बहुत सारे सवाल हैं और इन तमाम सवालों के साथ आपका इस मंच पर एक बार फिर से अभिनंदन है और स्वागत है। वरिष्ठ और अनुभवी मंत्रियों में से एक आप सरकार के गिने जा रहे हैं और मैं आपसे ही, आपके माध्यम से ही, क्या हरियाणा में बिजली को लेकर क्या सुधार किए गए हैं, क्षेत्र में क्या बदलाव किए गए हैं, मैं जरा दर्शकों तक ये बात आपके माध्यम से ही पहुंचाना चाहती हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा MH1 का और इतने बढ़िया होटल नूर महल के मालिक संधू साहब का कि इसी महीने में मुझे दूसरी बार आपके इस होटल में आने का एक मौका मिला, लोगों से नजदीक से अपनी बातचीत कहने का मौका मिला। आपने बिजली, क्योंकि मंत्रालय मेरे पास है और बिजली से संबंधित सवाल पूछे तो मैं थोड़ा 10 मिनट में सब बताना चाहूंगा जी। और जो भी शंका हो आप खुले मन से तीखा सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। ऐसा है कि मेरे से पहले ये महकमा माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के पास था पिछले 5 साल से और अब पिछले 3.5 साल से ये महकमा मेरे पास है। सुधार पहले उन्होंने बहुत करे, मीटर बाहर निकलवाए, लाइन लॉसेज कम हुए। मैंने टेक ओवर करने के बाद सबसे पहले शुरू करा थर्मल में हमारे आपके एक रेजिडेंट कमिश्नर थे, 3 चीफ इंजीनियर थे, 5 SC थे। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ऐसे इनपुट मिले कि चोरी हो रही है और मैं आम छोटे लोगों के बीच में जाऊं इससे पहले शुरू करा कि शुरू से ये करा जाए। मैंने थर्मल में रेड करा, 8 लोगों को चोरी करते पकड़ा और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट पुट अप कर दी तो सभी के फाइन लगा। इससे शुरुआत हमारी बड़े अच्छे ढंग से हुई, तो चोरी रोकने में पहले से बड़ा कदम उठाया। इसके बाद पूरे हरियाणा में साइमल्टेनियसली मैंने 8 बार रेड करा। उस रेड का ये फायदा हुआ कि हमारा बिजली का जो 31% लाइन लॉस था कि 100 में से 31% चोरी होती थी, बिजली सही महीने में 69% जाती थी, 69%, वो आज घट के हमारी 13% हो गई। मतलब आप ये समझिए कि 18% चोरी चली गई। एक साल में 4% कम हुई है, इसी एक साल में, जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हुआ है।
और जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो मैं थोड़ा सा जो ऑडियंस बैठे इनकी जानकारी के लिए बताऊं, प्रदेश गवर्नमेंट का 300 करोड़ रुपया रेवेन्यू हमारा बढ़ जाता है। मतलब 4% कम होने का मतलब एक साल में 1200 करोड़ रुपया हमारा बिजली डिपार्टमेंट का मुनाफे का बढ़ गया। आज पूरे देश में 47 डिस्कॉम उन 47 के अंदर हम पहले 15वें 16वें पायदान पे थे, आज हम 5वें 6ठे पे हैं। मतलब पहली 4 कंपनी अकेले गुजरात की है, गुजरात के बाद स्टेट वाइज जाए तो हम नंबर 2 पे आते हैं। ये हमारा बिजली का है। अब मैं बिजली की अगली बात आपसे बताऊं कि जब भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं बाहर जाता है और अपनी इंडस्ट्री लगाने की बात करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि बिजली की पोजीशन क्या है, फिर देखते हैं जमीन है नहीं है, सब्सिडी है या नहीं, ये बाद की बातें हैं। जब बिजली देखने जाता है तो मैं हरियाणा में ये बता रहा हूं कि हमारे यहाँ जितना देश में जितने एक्सावेटर्स बनते हैं, ये बड़ी मशीनें जो बनती हैं, उनका अकेला 70% अकेला हरियाणा बना रहा है। जितनी कारें बनती है देश में उसमें अकेला 50% हरियाणा बना रहा है। मारुति का 2nd यूनिट भी हमारे अभी खरखोदा में आ रहा है। पूरे देश में जितने मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बनाता है। अगर बिजली की बढ़िया व्यवस्था नहीं हो तो ये काम नहीं हो सकते। नंबर 2, जितना दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट टाउन हो गया, हस्तिनापुर से लेके अब तक की दिल्ली देश की राजधानी बनी आ रही है। और दिल्ली में अब एक फैलाव का टाइम, शहर से भी लोग बाहर निकलेंगे। करनाल में आपका होटल शहर से बाहर आके बना है, तो दिल्ली को बढ़ने का और कहीं जगह बाहर नहीं रही, तो दिल्ली का सारा लोड हरियाणा में आ रहा है। तीनों तरफ हम हरियाणा आते हैं। एनसीआर में, गुड़गांव में, सोनीपत में, बहादुरगढ़ में, झज्जर में, रोहतक में, चारों तरफ जो है, फरीदाबाद में, सब तरफ दिल्ली बाहर फैल रहा है। जितनी इंडस्ट्रीज बाहर आ रही है, जितने ग्रुप हाउसेज हैं, आप डीएलएफ का है, उसके बाद वाटिका है, आंसल्स हैं, आपका ये यूनिटेक है, जितने ग्रुप हाउसेज हैं वो सब बाहर आ रहे हैं। जब वो टीडीआई है, ये सब बाहर आते हैं तो एक एक ग्रुप हाउसेज जो बन रहा है उसमें 2-2 हजार फ्लैट्स बन रहे हैं। एक फ्लैट में 5-5 एसी लग रहे हैं, तो पावर कंजम्पशन आप देखिए कितनी बढ़िया। उसके बाद भी हम मीट आउट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और आपका एनजीटी की गाइडलाइंस हैं कि आप इससे नवंबर से लेके मार्च तक, जब पराली का सीजन होता है, जब धान कटते हैं, जीरी कटती है, तो उस वक्त ये होता है कि बहुत प्रदूषण आता है। उसे रोकने के लिए उन्होंने कह दिया कि ये जनरेटर्स नहीं चलेंगे। तो बड़े बड़े जनरेटर जिन पे इंडस्ट्री चलती है, मारुति जैसी फैक्ट्री में भी, तो वो भी बंद हो जाते हैं। जनरेटर बंद होने के बाद भी हम मीट आउट करते हैं। कभी हरियाणा में बिजली की दिक्कत नहीं हुई। पिछली बार बड़ा क्राइसिस आया था बिजली का। इसी क्राइसिस पर मैं आना चाहती हूँ रंजीत सिंह चौटाला जी। पिछली बार हमने नहीं, पूरे देश ने देखा था कि महज 1 से 2 दिन का कोयला बचा था, और वो ऐसी स्थिति थी जिसको लेकर विपक्षी भी सक्रिय थे, दूसरे प्रदेश भी सक्रिय हो गए कि आप जिस उन्नत प्रदेश की बात कर रहे हैं उस प्रदेश में अगले 24 घंटे देने के लिए बिजली आपके पास नहीं है, कोयला नहीं है, तो उत्पादन और जो औद्योगिक विकास की आप बात कर रहे हैं वो जनता तक कैसे पहुंचेगा? वो स्थिति दोबारा ना बने, उसके लिए क्या तैयारियां आपकी तरफ से की? ऐसा मैडम, मैं आपसे बताऊं, थोड़ी सी आपको भी इस बात की जानकारी हो। हमारे यहाँ इस वक्त हमारे जो हाथ में है वो अब 13,000 मेगावाट बिजली हमारे हाथ में है। जिस कोयले की आप बात करें, जितनी कोयला से थर्मल्स की जितनी बिजली पैदा होती है वो हरियाणा में आप ये समझिए कि 2,000 मेगावाट है जी। 1200 मेगावाट हमारी 600 मेगावाट के खेदड़ में 2 प्लांट हैं। पानीपत में 3 यूनिट हैं, जिसमें हमारी 250 की 2 है, एक 210 की है, 710 की है जी। और यमुनानगर में जो जाके हैं वो हमारी 300 की 2 यूनिट है। इसके अलावा जो दूसरी है वो हम सोलर से लेते हैं, हम हाइड्रो पावर लेते हैं। हमें कोल का कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे देश में सब जगह ये हो गया था कि कोल की प्रोडक्शन, थर्मल की प्रोडक्शन 50% कर दी गई थी। पंजाब में ये हालत थी कि दफ्तर सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे बंद कर देते थे कि बिजली नहीं थी। हमारे यहाँ आज तक एक बार भी ऐसा टाइम नहीं है कि बिजली नहीं। हम पे कोल भी बराबर है, हमारी थर्मल की प्रोडक्शन भी 100% गई है। टेक्निकल फॉल्ट हो जाए वो तो कहीं भी हो सकता है, परमात्मा भी 100% परफेक्ट नहीं होता जी। पर हमारे यहाँ जब भी कभी बिजली कोई गई है तो वो क्षणिक गई है और उसके बाद तुरंत ठीक हुई है। कभी भी बिजली का आज तक क्राइसिस नहीं आया। कोल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें 10 रैक
हमें रोज हमें मिल रहे हैं, हमारे पास कोल सफिशिएंट है। कोई हालात हो जाए अगले सीजन में भी हमें बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष नहीं मान रहा है इस बात को। विपक्ष कह रहा है कि एक फॉल्ट अगर गांव में हो जाए, आप शहर की बात, गांव की बात छोड़ दीजिए, शहरों में भी अगर एक फॉल्ट हो जा रहा है तो उसे ठीक होने में घंटों लग रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनमें सुधार नहीं है। विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आपके नेतृत्व में या जब से आपने कमान संभाली है बिजली के क्षेत्र में सुधार है। पावर कट की बात कही जा रही है। देखिए, हमारा एक नंबर है कॉमन 1218, जिसपे लोग कॉल कर देते हैं, तुरंत हमारा आदमी अटेंड करता है, तुरंत बिजली का दुरुस्त करते हैं। जी, मैंने पावर डिपार्टमेंट लेने के बाद आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने एसडीओ लेवल पे भी मीटिंग करी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की अलग, उत्तरी हरियाणा की अलग करता हूं, और उसमें मैं पहले से ही, अभी कल मेरी हिसार में मीटिंग थी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की। हमारे एमडी थे, डायरेक्टर थे, चीफ इंजीनियर, एससी, एक्शन, सबको बुला रखे थे। और पहले से ताकीद कर दिया गया कि जेई और एसडीओ और लाइनमैन को ये कह दें कि अब अगला जो 3 महीने बड़ा क्राइसिस रहेगा, क्योंकि ट्यूबवेल सारे ऑन हो जाएंगे। अभी जून जुलाई का महीना ऐसा होता है आजकल। अब तक तो एसी थोड़े चल रहे हैं, पर 2-4-10 दिन के बाद ये बरसात आ गई, नहीं तो अब भी गर्मी बड़ी आ गई थी। सब एसी ऑन हो जाएंगे, तो उस वक्त उस पोजीशन में हम पहले से तैयारी करके रखे। हमने पहले ही तैयारी करके रखी है। कहीं भी अगर बिजली जाती है तो हमारा लाइनमैन हर जगह तुरंत ठीक करता है। बड़ी बात यह है, एक बड़ी साफगोई से आपने बात स्वीकार किया कि परमात्मा भी 100% ठीक नहीं होता है और उसके भी कामों में अक्सर प्रगति देखने को मिलती है। जरा कुछ सियासी बातों पर भी आ जाते हैं। रणजीत सिंह चौटाला एक बड़ा नाम है इस वक्त सरकार में, बड़े अनुभवी हैं आप, आपके अनुभव का लाभ मिल रहा है। आपने कुछ समय पहले ये कहा था कि आपका जो अगला चुनाव होगा वो आप बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। दूसरी तरफ बात यह भी आ रही है कि आप अपने बेटे को भी राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का एक मूल मंत्र ये है कि एक परिवार एक पद। क्या करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अगर आप भी बीजेपी में हो, आप अपने बेटे को भी स्थापित करना चाहते हो, एक परिवार एक पद का फॉर्मूला? और उससे भी पहले मेरा सवाल कि क्या वाकई अगला जो चुनाव है वो बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे सर? देखिए, आपका जो सवाल बनता है वो मेरे पे लागू नहीं होता, पर मैं आपके सवाल को 2 हिस्से में बांट के मैं इसका रिप्लाई कर रहा हूँ। जी, मैं बीजेपी में अभी नहीं हूँ। जी, मैं इंडिपेंडेंट बन के, जी, मुझे कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, मैं कांग्रेस छोड़ के बाहर आया और आके चुनाव लड़ा। मेरे सामने जितनी पार्टी थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सभी पार्टियों की जबान जब्त हुई। मैं 20,000 से जीत के आया, मुझे लोगों ने मैंडेट दिया। जी, और सबसे पहले प्रदेश में मैं आदमी था जिसने ये कहा कि अनकंडीशनल मैं बीजेपी का समर्थक, क्योंकि एक हंग असेंबली आ गई थी। बीजेपी के 40 थे, कांग्रेस के 31 थे, जेजेपी के 10 थे, 7 हम इंडिपेंडेंट थे। जी। और मुझे माननीय मनोहर लाल जी का फोन आया, मुझे नड्डा साहब का फोन आया, हुड्डा साहब का भी फोन आया। मैं पहले दिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया चुनाव रिजल्ट आने से पहले जी, कि चौधरी साहब आपको बधाई, आप चुनाव जीत रहे हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। मैं कहने लगा जी आपका बहुत धन्यवाद। अगर प्रदेश का इलेक्टेड पर्सन से 1 नंबर आदमी मुझे ये कहता है तो मेरा विश्वास और मुझे होता है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहने के नहीं, मुझे कुछ और बात आपसे करनी है, आप हुक्म करें। कि मैं चाह रहा हूँ आप जैसे आदमी हमारे साथ आए। मैं कहने लगा जी मैं कांग्रेस छोड़ के आया हूँ जी, आपकी कितनी, जब तक रिजल्ट सामने नहीं था, रिजल्ट तो अगले दिन काउंटिंग होनी थी। मैं कहने लगा अगर कांग्रेस की 52 सीट आ जाए और आपकी 27 आई तो मैं 27 + 1 रहूंगा, मैं 28 रहूंगा, मैं 52 + 1 नहीं जाऊंगा। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, जिस कांग्रेस की खिड़की छोड़ के आया हूँ उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं इतनी गैरत रखता हूँ। और मैं अनकंडीशनल बीजेपी के साथ आ गया। अब चुनाव आएगा, मैं 5 साल मैंने ये कह के दिया कि मैं उनके साथ हूँ और उसके बाद मैं बराबर हूँ और अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। दोनों मेरे मंत्रालय में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरा एक पुराना एक्सपीरियंस भी है, 3री बार कैबिनेट में हूँ, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। जब ये सवाल आएगा कि आगे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना, तब मुझे बीजेपी कहेगी मैं उनके सामने हूँ। मैं पार्टी से बाहर बैठा हूँ पर मैं पर्सनैलिटीज की कदर करता हूँ। हमारे नरेंद्र मोदी जी का ये करके नहीं कि प्रधानमंत्री मैं तारीफ करने लग जाऊं, इस करके कह रहा हूं कि मैंने नहीं, लोगों ने मैंडेट दिया है। मैं देश आजाद होने के बाद से बता रहा हूं, 1947 के बाद अगर किसी आदमियों को बराबर 3री बार बहुमत मिला है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आदमी थे, उसके बाद दूसरे हमारे आज देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी।
बीच में सरकारें आई, यूपी आया, एनडीए आया, 20-20 पार्टियों कोई 2 साल चली, कोई 1.5 साल चली। वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, वाजपेयी जी आए, उसके बाद आपका नरसिम्हा राव जी आए, बहुत लोग आए, मनमोहन सिंह जी आए, पर वो खंडित जनादेश थे। 2 पार्टियों की सरकार थी, एनडीए यूपीए की सरकारें बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 17 साल प्रधानमंत्री बराबर बने, 3 बार उन्हें मैंडेट मिला, 52 में मिला, 57 में मिला, 62 में मिला। और इसके बाद नरेंद्र मोदी तीसरे इस देश के प्रधानमंत्री थे, जो 140 करोड़ आबादी में पहली बार उन्हें अकेली पार्टी को, मतलब 1984 में राजीव गांधी को 401 सीट आई थी। उसके बाद गठबंधन की सरकारें बनी है, जैसा फ्रांस और जर्मनी में रहा ऐसे ही हमारे रहा। और इसके बाद ये पहली बार 1984 के बाद 30 साल के बाद 2014 में मोदी जी को मिला, उन्हें बहुमत मिला। दूसरी बार फिर 2019 में मिला, और अब तीसरी बार फिर मैं कह के जा रहा हूँ मीडिया में सबके सामने, लोगों का कुछ अंदाजा होगा, मेरा पॉलिटिकली बहुत ठीक एनालाइज करता हूँ जी, कि अब के आश्चर्यजनक बहुमत मिलेगा, पहले से भी ज्यादा बढ़ के सीट उन्हें लोकसभा में आएगी। बड़ा लंबा दौर आपने देखा है राजनीति का, उतार चढ़ाव भी बड़े तमाम देखे हैं रणजीत सिंह चौटाला जी। और आपने जिस तरह से अभी आप एनालिसिस कर रहे हैं 2024 का, अच्छी बात है अगर वो एनालिसिस सटीक होता है, क्योंकि अनुभव का भी बहुत फायदा होता है। लेकिन माइक नजदीक कर ले मैडम, सुनने में थोड़ा सा जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? मेरी आवाज नहीं, आप कहिए, सवाल करिए। मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इतने सारे उतार चढ़ाव, इतने सारे बदलाव रणजीत सिंह चौटाला ने देखे हैं, पहले और अब की राजनीति में क्या कुछ अंतर आप देख पा रहे हैं? देखिए, राजनीति में नहीं, हर जगह चरित्र में फर्क पड़ गया जी। शायद मीडिया भी जब स्टार्ट हुआ था तब में राज में फर्क पड़ गया जी। खाने में भी फर्क पड़ रहा है, मकानों के उसमें भी पड़ रहा है। पहले नूर महल, मैं समझता हूँ 1960 में करनाल में ऐसा नहीं होता था, आज बदल गया। इतिहास के साथ सब चीजें बदलती है। मैं जहां तक चरित्र की बात है उसमें कहूंगा, आज के पहले में क्या फर्क था। जयप्रकाश नारायण जी, जिनका बहुत बड़ा नाम रहा है, महात्मा गांधी के बाद एक बार जेपी का मूवमेंट आया था देश में, जी। मैं भी प्रभावित था, देश प्रभावित था। किसी राजनेता के नाम से वोट नहीं पड़े थे, जेपी के नाम के पड़े थे। जयप्रकाश नारायण से एक प्रभाजी थी, वो उनसे शादी करना चाह रही थी। और जब महात्मा गांधी का मूवमेंट मिला था, जेपी बहुत सुंदर थे, बहुत बाद में भी खूबसूरत थे, पर उस जमाने में अपनी उम्र में बहुत खूबसूरत थे। बहुत बार उन्होंने प्रयास करा कि मेरी जयप्रकाश जी से शादी हो जाए जी। उन्होंने मना कर दिया। तो महात्मा गांधी के बहुत शिष्य थे, प्रभाजी भी उनमें एक थी, कस्तूरबा गांधी थी, मतलब आदमी औरत सब पूरा देश उनके पीछे, 100 करोड़ की आबादी पीछे चलती थी। महात्मा गांधी बहुत बड़े आदमी थे देश में। मैं समझता हूं कि मैं उनका एक कंपैरिजन में बता रहा हूं, दिल्ली में बहुत समाधियां बनी हैं, राजघाट भी है, विजय घाट भी है, शांति वन भी है, हमारे चौ साहब की भी है, चौ चरण सिंह की भी है, बाबू जगजीवन राम की भी है जी। पर लोग उसको देते हैं जिसको मिलना चाहिए। आप कभी भी जाएं राजघाट पे आइसक्रीम की रेडियां खड़ी मिलेंगी, स्कूल के बच्चियों की भीड़ मिलेगी, दुनिया वहां खड़ी मिलेगी। कभी कोई दूसरी समाधियों पे नहीं जाता, खाली एक उनका दिन होता है, उसी दिन जाते हैं जी। महात्मा गांधी बहुत बड़े आदमी थे। जब प्रभाजी के प्रस्ताव को कहीं से सिरे नहीं चढ़ा तो उन्होंने महात्मा गांधी से अपील करी कि आप जरा, जयप्रकाश जी कहेंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे, वो भी उनके शिष्य थे। तो उन्होंने उन्हें बुला के कहा, महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था, सुभाष चंद्र बोस भी उनके आगे हथियार डाल देते थे, सरदार पटेल भी डाल देते थे, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी। तो उन्होंने जब उन्हें कहा तो कहने का, मैं आपका हुक्म नहीं टाल सकता, शादी होगी पर अब हम बिस्तर नहीं होंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, शादी हुई। शादी होने के बाद दोनों दाएं बाएं मुंह करके सोए। उनका बहन भाई का रिश्ता, कभी भी पति पत्नी का रिश्ता पूरे जीवन नहीं बना। ये चरित्र था, आज वो चरित्र नहीं है। आज तो कोई किसी के साथ भेज भी नहीं सकता। आज तो हालात ऐसे हैं, किसी के भरोसे बच्चे को भी नहीं छोड़ के जा बिल्कुल सकता। बिल्कुल। तो जमाना तो बदला है।
बड़े लंबे दौर की आपने बात की, बड़े उतार चढ़ाव की बात की, तो ऐसे में लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि आपके परिवार में भी मनमुटाव है। वो लोग जो आपके परिवार के पुराने समर्थक रहे, पुराने सहयोगी रहे, उन्होंने कई बार अपना दुख जाहिर किया कि वो परिवार को, चौटाला परिवार को एक देखना चाहते हैं। आप रणजीत सिंह चौटाला जी अपने परिवार की एकता के लिए आपने क्या प्रयास किए और भविष्य में क्या कोई संभावना है ऐसी? पहले तो परिवार की बात, क्योंकि दल दूसरे दल से अच्छा है कि जो आपके दिल बिछड़े हैं वो मिल जाए। इससे भी आगे पूछूंगा, मैं बताऊंगा, कोई आपत्ति नहीं है। आपका पूछना, लोग देखना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, हर जगह परिवार में है। महाभारत से ले लें, आप रामायण से ले लें, वहां भी आज से हजारों साल जो हमने इतिहास नहीं देखा, तब भी ये चीजें थी, देखने को मिली। तब भी परिवार में ये थे, वनवास मिल गए थे, युद्ध हुए थे महाभारत के। जी। तो हमारे घर में भी क्यों नहीं होगा? होगा। हम भी तो आखिर हम भी तो इंसान ही है ना, साधारण लोगों की तरह हम भी हैं। जी। कोई अलग से नहीं है, ह्यूमन बीइंग है। देखिए, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो एक संगल होती है, उसमें जो नीचे की कड़ी होती है, बाकी तो छोटी है, एक मेन कड़ी होती है, वो रिश्ता है। उन दोनों में भी मन मुटाव हो जाएगा तो कमरे से बाहर नहीं बताएंगे जी। बच्चों को भी नहीं पता लगेगा, सास ससुर को भी नहीं लगेगा, घर में ही अपना सेटल डाउन, वो सॉरी कहेगा, वो और हर एक के जीवन में आता है, घर में निपट जाता है। मतलब जब वहां भी है तो परिवार में, भाइयों में क्यों नहीं होगा? हमारे में भी हुआ। पॉलिटिकली छोड़, देवलाल की बहुत बड़ी हैसियत थी, कभी पूरे देश में पंडित नेहरू फैमिली तो किसी को प्रधानमंत्री बना सकती है जी। उसके बाद नेहरू परिवार के बाद पहली बार ये हुआ था कि जो देवलाल ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कह दिया था कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनेंगे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनेगा, लालू मुख्यमंत्री बनेगा, ओम प्रकाश जी बनेंगे, बनारसी दास बनेंगे, हुकम सिंह बनेंगे, ये बनाए उन्होंने। जब इतनी बड़ी हैसियत हो तो जो घर में बचा होगा उसका भी दिल करेगा कि मैं भी राजनीति में आगे जाऊं। सब उसने सब सीन देखे हो, सब राज दरबार देखे हो, तो हमारे घर में भी आगे पोतों में भी दिल कर रहा है, क्यों नहीं करेंगे? तो जब एक चीज होगी उसको लेने वाले कई होंगे तो मन मुटाव तो स्वाभाविक है कि उसे भी आप भी नहीं बांट सकते, मैं भी नहीं बांट सकता। बिल्कुल। एक संकेत आप दे रहे हैं कि आगे हो सकता है कि ऐसा हो भी, और अच्छा होगा जो आपके परिवार के, जो आपके समर्थक हैं। आपके पास जेल महकमा भी है सर, ओपन एयर जेल का कॉन्सेप्ट भी आप लेकर आए हैं, जरा इसके बारे में उस पर रोशनी डालिए कि किस तरह का ये कॉन्सेप्ट रहा, कैसे इसका विजन आया, इसको लेकर भी जरा बताएं। नहीं, पहले जेल पे पूछना चाहेंगे कि दूसरे पे? जी नहीं, मैंने पहले जेल से पूछा कि जो ओपन एयर जेल का जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आए, वो कॉन्सेप्ट जरा बताइए, कैसा विजन था उसको? मैं जेल सब्जेक्ट को समझाना चाहूंगा जी। जेल शब्द ऐसा है कि जब किसी को सजा होती है तो उसके, आपने देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, जी जी जी, जब जिनको कोर्ट में सजाएं अनाउंस हुई तो कोई फर्श पे लेट रहा था, कोई कुछ कर रहा था, बड़ी बुरी हालत होती है। जी जी। जेल का नाम बहुत खतरनाक होता है जी। जेल में, क्योंकि मंत्रालय मेरे पास है, जब मैंने देखा जेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंग्लैंड ने शुरू करा। सजाएं वहां मिली, जब हमारे काले पानी में लोगों को भेज दिया, अंडमान निकोबार में सजाएं दी जाती थी जी। सबसे पहले इंग्लैंड ने शुरू करा। आज वर्ल्ड में सबसे बढ़िया जेलें ऑस्ट्रेलिया की जी। और जेल में जो जेल का सुप्रेंट जो जेल होता है, मेरे पास 20 जेलें हैं हरियाणा में, हर जिले पे एक एक जेल है, आपके करनाल में भी है। एक एक जेल में 1500 2,000 आदमी रहते हैं जी। हार्ड क्रिमिनल भी हैं, खूंखार भी हैं, कश्मीरी डेटनूज भी हैं जी। अच्छे लोग भी हैं। क्रिमिनल 1% भी नहीं होते, बाकी इत्तेफाक से, घटना से जेल में चले जाते हैं। कई बार आदमी रात को शराब पी के आता है, पत्नी सो रही है तो बच्चे को ध्यान से देखना चाहिए, वो देखेगी बच्चा ना उठे, वो जब आता है तो पी के आता है। कोई गाड़ी में उतार के जाता है, दरवाजे पे दस्तक देगा, बेल बजाएगा, अभी भी पहले बच्चे को संभालेगी, फिर बाहर आएगी जी। बाहर आएगी तो उसे लेके अंदर जाएगी, खाना देगी, सब्जी गर्म नहीं है, अगर चपाती गर्म नहीं आई जी तो थाली फेंक देगा, गुस्से में आएगा। और कई बार गुस्से में बढ़ते बढ़ते इस तरीके की नौबत आ जाती है कि पत्नी को धक्का दे देगा, दीवार से लग जाएगी, पोल से लग के गिर जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब वो हुई तो साधारण घटना थी जिसके 3 मिनट पहले किसी को पता नहीं था ये होगा।
और लॉ में वो क्रिमिनल हो गया, मर्डर कर दिया उसने, अब उसको सजा होगी। पर वो जेल में जाने के बाद अगले दिन महसूस करता है मेरे घर का क्या होगा, बच्चे याद आएंगे, माँ याद आएगी, वो महसूस करेगा। तो जेल में इत्तेफाक से ऐसी चोरी छोटी होगी, कोई हालात से मजबूरी है, पैसा नहीं है, घर में चोरी कर ली, तो ऐसे 90-95% लोग ऐसे हैं जो साधारण आदमी आप और हमारी तरह, पर हालात से जेल में चले गए। जेल का जो सुप्रिटेंडेंट होता है वो डीसीपी, मतलब वो अपने आप को डीसीपी अपने आप को समझता है, एसपी भी अपने आप को समझता है, वो वहां का समझो कि वो सेशन जज भी वही होता है, और उसमें जो चाहे वो करे, कोई उसे पूछने वाला नहीं जी। जब इन जेलों को मैंने अंदर से देखा, बैरक जाके देखा, जहाँ 2-2 हजार कैदी अंदर रहते हैं, एक कमरे में 20 कैदी बैठे हैं, सोने को जगह नहीं है, साइड बदलने को जगह नहीं है, उनमें जाके खड़ा होकर देखता हूँ, तो मैंने जेल को देखा। हम जेल में अच्छा सुधार करने के लिए हम चाह रहे हैं कि वो लोग अच्छे बन के बाहर जाएं, हम उन्हें कैदियों की तरह ना रखें। हमने उन्हें पहले खाना मिलता था 4 बजे, अंग्रेजों के वक्त से चला रहा था। मैं जब जेल विजिट करने गया, मैं कहने का भाई खाना 4 बजे क्यों दे रहे हो? 4 बजे मई जून में आप में उठेंगे तो पहले पानी पीना चाहेंगे ठंडा, उसके बाद चाहेंगे कि चाय का कप मिले, और शाम को 7 बजे खाना शुरू होता है तो लोग 8 बजे 9 बजे 8:30 बजे खाते हैं। 7 से 9 के बीच में 90% लोग खाना खा लेते हैं। कई लोग लेट खाना खाते हैं, उनके डिफरेंट रीजन है। तो जब वो उन्हें 4 बजे खाना, तो मैं कहने का 4 बजे क्यों खाना देते हो, इस वक्त तो खाने का टाइम नहीं होता। कहते हैं जी ब्रिटिश टाइम से चला रहा है। ब्रिटिश टाइम से क्यों चला रहा है? कहते हैं जी तब बिजली नहीं होती थी और अंग्रेज ये चाहते थे कि इनको खाना खिला के अंधेरा होने से पहले पहले अंदर भेज दिया जाए। जी। तो मैं कहने इस प्रथा को बदल दो। वो कहने के जी इस प्रथा को कैसे बदलें? बदलें क्या? हम कैबिनेट में लेके आते हैं, बदल दिए। अब हमने ये कर दिया कि खाना सनसेट शुरू सनसेट होगा, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, जब दिन छिपने का, तो वो एक ठीक हो गया, नहीं तो कुछ भी नहीं था, छोटी सी बात थी, सुधार हो गया। जी। जेल में खाने को एक आदमी के लिए 7 रोटी देते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप हम बैठे हैं, आम आदमी 2 रोटी खाएगा, 70% 3 खाएंगे, कोई 4 रोटी खाता है जी। और वो जो बाकी रोटियां थी वो या तो कैंटीन में जाती थी या हेरा फेरी में होता था, ठगी होती थी, उसमें पैसा बचाया जाता था। जी। एक दिन मैं हमारे माननीय सीएम साहब पे गया, मैं कहने लगा जी जेल में ही हो रहा है, 7 रोटी दी जाती हैं, इसमें बड़ा रोटियां भी बाहर भेज दी जाती हैं, राशन बेचा जाता है, ये सब कुछ ही हो गया। तो कहने लगे ऐसा कैसे हो रहा है? चल रहा है। उन्होंने डीजीपी को फोन करा कि डीजीपी साहब 3 खाने ले आओ, एक मेरे लिए, एक चौ साहब के लिए और एक आपके लिए, कल 3 कैदियों का खाना लेके आओ। जी। वो कहने लगे सर एक खाने में तीनों खा लेंगे। तो बोले फिर ये क्यों हो रहा है? तो हमने इसमें सुधार करा। अब हमने खाने की डाइट बदल दी, उसका इम्प्रूव कर दिया, कैलोरीज उतनी है पर खाना बढ़िया हो गया, तो थोड़ा सा संभालें तो ठीक हो गया। अब हमारा जेल मंत्रालय, अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज, उसमें सभी पार्टीज के मेंबर होते हैं, कांग्रेस के मेंबर भी हैं, उसमें केजरीवाल जी की पार्टी के आदमी भी हैं, उसमें लेफ्टिस्ट भी हैं, उसमें डीएमके अना डीएमके के मेंबर भी हैं। जी। वो कमेटी विजिट करने आई, उसने तिहाड़ जेल भी करी, कर्नाटका भी करी, और जेल भी विजिट करी। जब हमारी जेल विजिट करी तो उसके आपके मोदी जी हैं जो बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अभी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सुशील मोदी जी, वो मोदी जी उसके चेयरमैन थे। जी। जब जाके सब जेल विजिट करके हमारी, उन्होंने तिहाड़ के बाद हमारी जेल विजिट करी जो बहुत सी जेल है गुड़गांव में, और रजिस्ट्रार पे जाती बार लिखते हैं कमेंट, तो 12 मेंबर्स की तरफ से, एक पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से उस पे कमेंट लिखे गए। उस कमेंट में उन्होंने लिखा है जो मैं बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है, बहुत बहुत बधाई। नीचे सुशील मोदी साइन करके गए। मतलब हमने सोच लिया तो ठीक हो गया। तो हमारी जेलें भी बहुत बढ़िया हैं, बहुत ठीक सुधार कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, ये एक आपने बड़ी अच्छी बात प्रदेश के लोगों को भी बताई कि देखिए जब कैदियों की खुराक में भी घोटाला हो सकता है, अगर कैदियों की खुराक में भी घोटाला हो सकता है कि एक कैदी अगर 3 रोटी खाता है उसके नाम पर 7 रोटियां इशू होती थी, और आप सोचिए कि ये कितना बड़ा गड़बड़ झाला है, और उस राशन में घोटाला, उस पैसों में घोटाला, उस पर अगर लगाम लगाने की कोशिश की गई है, एक अच्छी पहल है। सोलर पावर को लेकर भी
सोलर पावर को लेकर आपका खास तौर पर जोर है रणजीत सिंह, इसको लेकर क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, सोलर पावर जो है वो एक इस वक्त दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ने का काम हो रहा है, क्योंकि थर्मल से, कोयले से आखिर पोल्यूशन तो फैलता है। जैसे हम गाड़ियां भी डीजल की गाड़ियों से कन्वर्ट कर चले गए, उसमें अब थोड़ा हम सुधार कर रहे हैं कि कम से कम कोयला खपत हो, कम से कम ईंधन जले और पोल्यूशन ना फैले। सारा कुछ इसी पे जोर लग रहा है। तो सोलर एक इस तरीके का है कि एक तो उसका सबसे बढ़िया ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी कम है। सोलर की बिजली 3 रुपए पर यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी। हमारा जो थर्मल की यूनिट आपके है, ये पर यूनिट आपके 5 रुपए से कम कॉस्ट नहीं करती। तो आप ये समझे कि 60-40 का तो पहले ही इसमें फायदा हो गया जी। दूसरा, सोलर पावर जो है वो बड़ा साधारण तरीके से आप कहीं भी अपना लगा के यूज कर लें, जितना चाहिए उतना आप यूज कर लें। सोलर से हमें ये फायदा हो गया कि हमने ट्यूबवेल कनेक्शन देने शुरू करे। उसमें किसानों को हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से 30% देते हैं सब्सिडी, 40%, 45 पॉपुलराइज करने के लिए 45 हम दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है जी। हरियाणा में हमें पहले 14,000 ट्यूबवेल कनेक्शन का एक टारगेट मिला, हमने 41,000 करे। अब क्या हमने 1 लाख करने जा रहे हैं। हमने थोड़ी देर के लिए पोर्टल खोला, लाइनें लग गई, उसके लिए इतने आ गए जी। और जिनके 5-7 एकड़ जमीन है वहां 10 आपका हॉर्स पावर तक के ट्यूबवेल कनेक्शन इमीडिएट चल जाते हैं। लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत पॉपुलर हो रहा है जी। पूरे देश में। इस वक्त सोलर में मैं कुसुम योजना पे आता हूँ, ट्यूबवेल कनेक्शन पे राजस्थान के बाद हम नंबर 2 पे हैं पूरे देश में। सबसे ज्यादा हरियाणा सोलर पे पॉपुलर हो रहा है। और पावर डिपार्टमेंट में अभी हमारे जो आर.के. सिंह जी ऑनरेबल सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, पहले होम सेक्रेटरी रहे हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद सेकंड पोस्ट होती है। उन्होंने एक लेटर लिखा हमारे माननीय मनोहर लाल जी को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं उनका एक छोटा पैरा आपसे बताता हूँ कोट करके जी जी। कि एज एनालाइज फ्रॉम द डाटाज Haryana has brought down the line loss from 17% to 13% in 1 year's time. It is a very commendable job and it's a wonderful achievement by the Haryana government. I congratulate all Haryana departmental people. जी। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है ये कि एक सेंट्रल मिनिस्टर जो इस तरीके के एक स्टेट के लिए कमेंट करे। जब वीसी कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर जिन पे सब डेटाज उस पे हैं जी, उन्होंने ये कहा कि जब वीसी पे सब चीफ मिनिस्टर थे उन दिनों में कोविड करके थोड़ा सा मीटिंग कुछ कम होती थी। आज भी 100 पे वो कहते हैं 100 से ज्यादा गैदरिंग हो तो मास्क लगाना चाहिए। हमारी भी एडवाइजरी आई है, पर दूर बैठे हैं, मैं बिना मास्क बैठा हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा, आई कांग्रेचुलेट हरियाणा गवर्नमेंट and Haryana Chief Minister for the best performance in the power sector. I will send a team from the central government to go and study how Haryana is managing. Would request other Chief Ministers also to send their team to Haryana. This is Haryana's power department is doing. तो हमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरा मुझे उनकी तरफ से मापने पे हौसला है, पूरा समर्थन है कि मैं जैसा चाहूँ करूँ। बहुत बढ़िया हमारा चल रहा है। ये समर्थन रणजीत सिंह चौटाला जी आपको मिल रहा है, लेकिन विपक्ष के कुछ लोगों का ये आरोप है, या आप कांग्रेस की बात कर लें या अन्य लोगों की बात कर लें, कि विकास के काम उन्हीं इलाकों में हो रहे हैं या तो जहां पर बीजेपी के विधायक है या जहां पर उनको समर्थन देने वाले लोग हैं। ऐसी जगहों पर विकास नहीं हो रहा है जहां पर उनके विपक्षी है, विरोधी है। आप सहमत हैं कि प्रदेश में विकास में भेदभाव हो रहा है, वर्तमान सरकार ऐसा कर रही है? देखिए, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जी। हम अपनी बात कहेंगे कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं, दूसरे लोग कहेंगे हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। उसके लिए ना कोई बेस होता ना ग्राउंड होता जी। नीति आयोग देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे। कोई भी स्टेट जब अपना प्लान बजट लेके जाएगी तो प्लानिंग कमीशन के सामने या नीति आयोग के सामने जाएंगे कि हम 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे, ये हमारा बजट है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उतना ही पैसा देगी जितना हम लेके जाएंगे, वो उसकी मदद करती, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट से सब स्टेट गवर्नमेंट चलती है जी। नीति आयोग ने ये कहा अपने कमेंट में कि जितनी बड़ी स्टेट्स हैं
उसमें हरियाणा इज द सेकंड बिगेस्ट स्टेट हु फास्ट डेवलपिंग इन द कंट्री। तो पूरे देश में हरियाणा नंबर 2 पे फास्ट डेवलपिंग, ये नीति आयोग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो मतलब विपक्ष के तमाम आरोप गलत है। देखिए, विपक्ष आरोप लगाएगा, हम विपक्ष में थे, हम लगाएंगे, जब ये विपक्ष होंगे तो ये लगाएंगे। विपक्ष जरूर करेगा, वो तो क्रिटिसाइज करेगा। यानी पूरी दुनिया में है, जहां डेमोक्रेसी है वहां ये है, जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां इल्जाम नहीं है, ना कोई सुनने वाला, ना अपील है, ना करने वाला है। आने वाले समय में हरियाणा में सियासी समीकरण रणजीत सिंह चौटाला क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि एक लंबा दौर आपने भी देखा है और एनालिसिस भी आप कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस कह रही कि इससे कांग्रेस उसे पुनर्जीवित होने का या पुनर्स्थापित होने का मौका मिलेगा। देखिए, सब लोग बैठे हैं, मैं वो बात ही कहूंगा जो है और जो गले से उतरे। हरियाणा में चुनाव डिपेंड करेगा कि लोकसभा में कैसा परफॉर्म करते हैं। जी, अगर हरियाणा में पिछली बार की तरह 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी जीत जाती है तो एक दूसरा परिणाम आएगा। जी, अगर हरियाणा में पार्लियामेंट के इलेक्शन में 6-4 हो जाते हैं, 5-5 हो जाते हैं, तो फिर समीकरण बदलता है। मैं ठीक बात को ठीक कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। जी, ये सब डिपेंड करेगा कि लोकसभा के रिजल्ट क्या आते हैं। और लोकसभा में अगर बीजेपी स्वीप कर जाती है तो फिर विधानसभा में भी यही होगा। लोग उसी बात को फिर आगे चलाते हैं। 4 महीने बाद इलेक्शन है तो ये भी हो सकता है कि साइमल्टेनियसली पोल आ जाए। जी, तो सारा कुछ लोकसभा पे मेरा ये मानना है कि लोकसभा में फिर तीसरी बार मोदी जी का फिर वैसे ही एक बहुत बड़ा मैंडेट फिर उन्हें दोबारा मिलेगा। जी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है रणजीत सिंह चौटाला जी, अब वो बन रहा है। व्यक्तिगत तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे लिए सभी भगवान बहुत आदरणीय हैं। जी, कोई शिव भगवान को मानता है, कोई भगवान राम को मानेगा, कोई कृष्ण को मानेगा। जी, सभी एक हैं, सुनते भी एक हैं कि सभी एक ही चीज है, अलग अलग हम मान रहे हैं। जी, पर मैं भगवान राम के लिए जो कहूंगा 2 लाइन में कहूंगा। मैं उन्हें बहुत बड़ा आदमी मानता हूं। किसी चीज के पीछे एक इतिहास होता है। भगवान राम आज से हजारों साल पहले पैदा हुए होंगे। अब जब वो पैदा हुए हैं, मेरे ख्याल में जितने हम लोग बैठे हैं, जी, कोई भी अपने माँ बाप का जन्मदिन नहीं मनाता, कोई दादा का जन्मदिन नहीं मनाता, जी, कोई अपना जन्मदिन भी नहीं मनाता। भगवान राम का एक इतना बड़ा इवेंट हुआ है जब वो युद्ध जीत के आए। इस बात को हजारों साल हो गए। हर हम गांव में रहते थे तब ये देखते थे, गारे से घर को लिपते हैं, घरों में रंग रोगन शुरू हो जाते हैं, सफेदी करना शुरू करते हैं, डिस्टेम्बर करना शुरू कर देंगे, पेंट शुरू हो जाएगा। घर में जो है बच्चे बाहर पढ़ते होंगे तो घर पहुंच जाते हैं कि कोई आर्मी में गया हुआ छुट्टी है तो भी वो कोशिश करेगा कि दिवाली पे घर पहुंचो। और पूरे देश में चाहे कोई फार्म पे रहता है, चाहे हरमिंदर साहब अमृतसर का है, वो भी दिवाली पे सजता है। हर 3-3, 4-4 दिन पहले पूरा शहर जैसे आसमान सारा कुछ उतर के आ गया हो, सब जगह जाता है। दुनिया जितनी मिठाइयों की दुकान है, 1 हफ्ते पहले उन पे मिठाइयां सज जाती है। तो आप ये समझिए कि भगवान राम तो बहुत बड़े आदमी थे। जब वो इतने बड़े थे तभी आज इतनी यादों में हम उन्हें जिंदा रखते हैं। बाकी मेरे ख्याल में इस धरती पे किसी दूसरे आदमी के लिए इतना बड़ा सामान आज तक नहीं होता। जी। तो भगवान राम तो बहुत बड़े होंगे, राम मंदिर बहुत बड़ा होगा। जिस दिन राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा उस दिन आप देखना हिंदुस्तान की तस्वीर ही कुछ और होगी। मेरा आखिरी सवाल ये है, रणजीत सिंह चौटाला सभ्य हैं, रणजीत सिंह चौटाला बहुत शालीन नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपने तमाम विरोधियों को धूल चटाई। मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में जब आप जनता के बीच चुनाव में जाएंगे, क्या कहकर जाएंगे और जनता पर फिर क्यों विश्वास करेगी? देखिए, मैं 5 साल में क्या करा है, जब मैं जाऊंगा तो अपने हल्के में ये कहने जाऊंगा जी कि मेरा 5 साल का काम देख लो, मेरी 5 साल की परफॉर्मेंस देख लो। अगर मैं ठीक आदमी हूं तो वोट दे देना जी, अगर ठीक नहीं हो तो मुझे हरा के दे देना। अच्छे आदमी को ये तो आम आदमी पार्टी की लाइन हो गई। आम आदमी पार्टी की यही लाइन है कि अगर आपको ठीक लगे तो वोट देना, ना लगे तो ना देना। आम आदमी पार्टी कल पैदा हुई है जी। हमने राजनीति जब शुरू करी थी जब आम आदमी पार्टी पैदा ही नहीं थी। ये आम आदमी पार्टी मेरे सामने कोई इतिहास नहीं है जी। जनता फैसला करती है, जनता करेगी। जनता में हम ठीक हैं तो जनता में आगे करेगी। देखिए, कोई भी आदमी जीतता है तो भी धन्यवाद करता है कि इन्होंने मुझे बनाया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। जो हारता है वो भी ये कहता है कि मैं जनता का धन्यवादी हूं, जनता ने ठीक फैसला करा। हम गलत हो सकते थे, जनता गलत नहीं है।
जनता देख के करती है, जनता हमसे आगे है। हम पार्लियामेंट में चले गए, असेंबली में चले गए, आम जनता गई नहीं, वो हमसे ज्यादा समझदार है। मैं ये घटना बता रहा हूँ आपसे जी। कि एक बार नेपाल के अंदर पूरे परिवार का मर्डर हो गया था जी। राज परिवार था, राजशाही परिवार जी। पूरे देश में हेडलाइन छपी थी। अगर कोई हवाई जहाज में जा रहा था तो भी ये कमेंट था कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा हाथ निकलेगा, राज परिवार का ही हाथ निकलेगा जी। अगर दिल्ली की चैम्सफोर्ड क्लब में बैठा तो भी ये था, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट की बार में भी ये चर्चा था, गांव में जहां लोग ताश खेल रहे थे वहां भी यही चर्चा था जी। तो मेरा कहना का मतलब कि माइंड की अपील तो सभी की एक है, चाहे वो झोंपड़ी में बैठा है चाहे महल में बैठा है। तो हम पार्लियामेंट में चले गए, असेंबली में चले गए तो हमारे चेहरे थोड़े ही बदल गए। हम भी तो साधारण आदमी हैं, लोगों ने चुन के भेजा, हम भी उनमें से एक है। तो मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। अगर आप मन बना लें कि जनता तक आपके विकास कार्य पहुंचने ही पहुंचने हैं तो जीत निश्चित है। और इशारों इशारों में रणजीत सिंह चौटाला जी ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ना तब पहले कोई बिसात थी, ना आम आदमी पार्टी की आगे कोई बिसात है। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत सिंह चौटाला जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस मंच पर हमारे साथ होने के लिए। तो मैं फिलहाल मंच पर रणजीत सिंह चौटाला जी। सर रणजीत सर, हम चाहेंगे आप स्टेज पे रहें, क्योंकि अब मौका है जो आपने कीमती समय हमें दिया है उसको सम्मानित करने का। तो हम चाहेंगे कि हमारे डायरेक्टर शिवम छाबड़ा जी और इसी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप जी और साथ ही सीईओ एंड एडिटर इन चीफ दीपक सर हमारे साथ मौजूद हो। और इसी के साथ हमारे बीच में है एमडी ऑफ नूर महल, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए शुक्रिया रंजीत सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम समय अपना देने के लिए और इस मंथन को साकार करने के लिए। इन सबके बीच में अब जो नेक्स्ट सेशन है वो है उदय भान जी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, और उनको हम मंच पर अब बुलाना चाहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जाए। और आपको बता दें कि हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है कि हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री भीमसेन मेहता जी और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यहाँ पर जो तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं वो हम सबके बीच में मौजूद हैं। तो उनके लिए भी एक बार तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों के साथ सभी मेहमानों का स्वागत। और कुलदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ लगातार इस मंच पर मौजूद हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपनी को एंकर घनश्याम, उन्हें मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर स्वागत करेंगे उदय भान जी का, और इसके लिए मंच पर हम बुलाना चाहेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक जी को, साथ ही शिवम छाबड़ा जी को, और इन सब के बीच में तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। घनश्याम जी, इंतजार हो रहा है आपका, तो आपके सुपुर्द है ये मंच। तमाम सवाल जवाब। बहुत स्वागत आप सभी का, और बेहद खूबसूरत दर्शक दीर्घा मुझे यहाँ नजर आ रही है, और सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी। बहुत धन्यवाद। असल में इतने सारे सवाल हैं, इतनी सारी बातें हैं, तो मैं ये आपसे ही पूछना चाहता हूं, शुरू कहां से करें सर? 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करें या विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, मौजूदा सरकार की खामियों का जिक्र करें, आपके रोड मैप का जिक्र करें? पहली चॉइस आपकी है सर, चर्चा कहां से शुरू करें? नहीं, जो आपकी चॉइस, कहीं से भी शुरुआत करिए। चलिए, यही अंदाज है उदय सर का, और इसी अंदाज के लिए वो जाने भी जाते हैं। तो सर, 2024 विधानसभा चुनाव, एक बड़ा चक्रव्यूह कांग्रेस के सामने, चैलेंजेस आप मुझसे बेहतर अच्छे से जानते हैं। तो सर, उन चैलेंजेस को पार करते हुए नई इबारत कांग्रेस के लिए कैसे लिखी जाएगी? मैं समझता हूं कि जो इस समय की भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे रहे हैं जी, पिछले
8.5 साल के, उससे अपने आप ही स्वाभाविक तौर से पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत ही बदलाव की बयार है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आज अगर इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बेरोजगारी में ये हरियाणा प्रदेश आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। हरियाणा के अंदर 1,82,000 पद आज भी खाली पड़े हैं। हरियाणा प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा रही है। प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। पूरा प्रदेश में इन्होंने इतना भारी कर्ज ले दिया है कि आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म लेता है तो लगभग 1.25 लाख रुपए का कर्जा लेकर के वो पैदा हो रहा है। और विकास के काम पर इस सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं रही है। पिछली सरकार में जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो 4 बिजली के बड़े बड़े कारखाने लगे थे। मेट्रो लाइन 81 किलोमीटर बिछी थी। रेल के लाइन भी 3 रेल लाइन बिछे थे। 12 यूनिवर्सिटियां बनाई गई थी। मेडिकल कॉलेज बनाए गए थे। इस सरकार में एक भी इंच मेट्रो लाइन नहीं बढ़ी। एक भी कोई रेलवे लाइन का कोई कार्य नहीं हुआ। कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज भी इस सरकार में नहीं बने और प्रदेश कर्ज में चला गया। ठीक है सर। शिक्षण व्यवस्था जो है पूरी तरह से तहस नहस होकर के रह गई है। ठीक है सर, यहां तक की बातें जो आप समझा रहे हैं सर, ये लास्ट चुनाव में भी आपने समझाई, बाद में भी समझा रहे हैं, लेकिन अगर इन बातों का इतना ही इम्पैक्ट हो रहा होता, इतनी आपकी बातों से प्रदेश की जनता इतनी मुतमईन होती, इतना ही इत्तेफाक रखती, तो सर आप कहां होते और बीजेपी कहां होती? तस्वीर देखिए ना सर, आपकी बातों पे लोग क्यों यकीन नहीं कर रहे, मुझे ये भी समझाइए। लास्ट के चुनाव के आपने बात की, आपको पता है कि किस तरह से 75 पार का एक नैरेटिव बनाया गया था पूरे मीडिया के माध्यम से। और 21 तारीख को वोट पड़नी थी अक्टूबर को। 18 तारीख को बड़े न्यूज चैनल एबीपी और आज तक पर यह दर्शाया गया कि बीजेपी की 78 से 83 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस की 3 से 5 सीटें आ रही हैं। तो जो फ्लोटिंग वोट थी उनके ऊपर एक तरह से मीडिया को इस्तेमाल करके उनका मन बदलने का, ओपिनियन पोल नहीं थी, ओपिनियन थोपने का काम हुआ था। और पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मतों का अंतर केवल 5,356 मत रहे थे। जो 75 पार और 78 से 83 की बात कर रहे थे वो 40 पर अटक गए। कांग्रेस पार्टी 31 सीटें लेकर के आई। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो कम से कम 15 सीटें कांग्रेस की बढ़ती और 15 बीजेपी की घटती। सर लेकिन आप तो अखिल भारतीय पार्टी है ना, चप्पे चप्पे पे अपनी खास पहचान बनाने वाली पार्टी है। उस पार्टी क्या कुछ मीडिया हाउसेस के फ्लोटिंग वोट्स का पैरामीटर दिखाने से इतनी प्रभावित हो गई कि लोगों ने उसे दरकिनार कर दिया? सर ये बात, मतलब कांग्रेस को जब हम देखते हैं तो एक बड़े पिक्चर देखते हैं, एक बड़ा चित्र देखते हैं। उस बड़े चित्र में सर ये बात बहुत छोटी नजर नहीं आती आपको? मीडिया का निश्चित तौर से बहुत भारी प्रभाव रहता है और मीडिया दर्शन होता है। ये जो जब इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन अनाउंस कर दे उससे पहले कोई भी ओपिनियन पोल दिखाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद में कोई ओपिनियन पोल दिखाया जाता है तो वो बाकायदा एक स्ट्रेटजी के तहत और जो ना वो सरकार के साथ मिलकर के वो काम हुआ था और उसी का ये परिणाम था। और नहीं तो ठीक है, उसके बाद में कुछ कमी थी, ये भी हम मानते हैं, उस चीज को अब दुरुस्त किया जा रहा है और उसके बाद में अब और बेहतर ढंग से उसमें चुनाव पे हम तैयारी कर रहे हैं।
चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने ये माना कि कुछ कमियां थी और दुरुस्त उन्हें किया जा रहा है। जब कोई अपनी कमियों को दुरुस्त करने की बात करता है तो उस पर तालियां होती हैं। थोड़ी सी तालियां हो सकती हैं क्या? तो चलिए, कमियों को दुरुस्त करने की एक अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसी ही कोशिश राहुल गांधी भी करते रहे। भारत जोड़ो यात्रा सर इतनी चर्चाओं में रही, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, लेकिन जो मेन मोटिव था वो भारत को जोड़ने का था। लेकिन पलट के विरोधी कहते हैं, लोग कहते हैं कि देखिए साहब, आप देश को जोड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन हरियाणा की ही बात करें तो कांग्रेस में वो जुड़ाव, वो कनेक्शन, वो 1 to 1 जो लोगों में होना चाहिए, नेताओं के बीच में होना चाहिए, वो लैकिंग है सर। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल जी का बहुत बड़ा एक संदेश पूरे देश की जनता के बीच में वो लेकर के गए। जो मुख्य धारा में जो चीजें होनी चाहिए थी, चाहे वो महंगाई या बेरोजगारी या जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो उनका अवमूल्यन हो रहा है, और साथ में जो हमारे बीच में एक नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जो समाज को डिवाइड किया जा रहा है जाति और धर्म और मजहब के नाम से, उस चीज को वो मेन कोर्स में लेकर के आए। और इतना भारी जन समर्थन पूरे देश में और हरियाणा में तो बहुत ही अभूतपूर्व कमाल हुआ। जो राहुल गांधी जी की यात्रा को आपने देखा होगा कि सुबह 6 बजे 2 डिग्री टेम्परेचर में, और राजस्थान के बॉर्डर पे मेवात में आपने दिन की रैली देखी होगी, कुर्सी की देखी होगी, खड़ी देखी होगी, लेकिन 2 डिग्री टेम्परेचर में कोहरे में भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो जन समर्थन राहुल जी को दिया वो अपने आप में अभूतपूर्व था। सर। और फिर उसके बाद 6 जनवरी को जो पानीपत में अभूतपूर्व रैली हुई और सारे सब जगह जो भारी जन समर्थन मिला, राहुल जी उसको उस सारी जो उन्होंने पूरा जनता के सामने उसको लेकर के आए। सब कुछ देखा सर, सब कुछ देखा, जिस की बात आप कर रहे हैं वो सब कुछ देखा। लेकिन सर, जब आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं तो फिर मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ध्यान आते हैं, मुझे कुमारी शैलजा दिखाई देती हैं, मुझे किरण चौधरी दिखाई देते हैं, मुझे रणदीप सुरजेवाला दिखाई देते हैं। कहा यह जाने लगा है कि कांग्रेस में उतने कार्यकर्ता नहीं जितने गुट बन गए। सर, बीइंग अ प्रदेश अध्यक्ष, आपके सामने बड़ा चैलेंज है और आपके चेहरे पे उस चैलेंज को मैं देख पा रहा हूं सर। आप मुस्कुरा भले ही रहे, लेकिन वो मुस्कुराहट के पीछे वो चैलेंज मैं महसूस कर पा रहा हूं। हमारे सामने सब, कोई भी इस तरह का नहीं है, सारे आज कांग्रेस एकजुट है। हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनका नाम आपने लिया, वो है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। अरविंद शर्मा जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री में तो कोई दिमाग ही नहीं, वो तो दिमाग से काम ही नहीं लेते हैं। राव इंद्रजीत सिंह क्या कहते हैं मुख्यमंत्री के बारे में? आप चौधरी बीरेंद्र सिंह जो इतने बड़े, आप मेरे कांग्रेस के नेताओं के नाम गिना रहे सर, अभी आप ही नाम आप गिनाने की बात करो। आप ही मेरे सामने वो बैठेंगे, वहां वो भी गिनाए जाएंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह किस तरह की भावना रखते हैं। हमारे सारे कम से कम ये 5 और 6 जो मेंबर पार्लियामेंट है, वो सारे जो मुख्यमंत्री के बारे में क्या धारणा रखते हैं, हमारे अनिल विज क्या रखते हैं। तो आप फॉलो करते हैं क्या उनको सर? नहीं। तो फिर बिल्कुल तो अलग है ना सर। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है और कांग्रेस एकजुट होकर के कार्य कर रही है। हमारे यहाँ कोई किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। पूरा जो चुनाव भी इस बार जो टिकट होगा वो मेरिट पर दिए जाएंगे, कोई कोटा सिस्टम नहीं। सर, ये आप कह तो रहे हैं, लेकिन समझाएंगे कैसे? समझाएंगे प्रदेश की जनता को समझाएंगे कैसे? प्रदेश की जनता को हमारा काम समझाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे जो भी जनसभाएं हुई हैं, जो जनसभाएं हुई हैं फरीदाबाद में, फतेहाबाद में, आपके इधर आपको यमुनानगर में, सारी जो उससे पहले आप राहुल जी को देखें, और इतना जो जन समर्थन लोगों का मिल रहा है ये, और अभी हम ब्लॉक स्तर पे और सभी जिला स्तर पे सब जगह हम जनसभाएं कर रहे हैं, तो सारे जो जनता तक सर अपने सारे मुद्दे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, आप इतने सीजन्ड हैं, इतने सीनियर हैं, आप मुझसे कई गुना बेहतर जानते हैं कि जो भीड़ दिखाई देती है और जो वोट में तब्दील होती है, उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो कुछ और है। क्या ऐसा हर बार होता है कि जितनी भीड़ दिखती है वो वोट में तब्दील होती है? क्योंकि राहुल गांधी की जनसभाओं में अपार भीड़, प्रियंका गांधी जब मंच पे जाती हैं वो भी अपार भीड़, लेकिन वो सारी चीजें वोट में तब्दील कैसे होती हैं? मैंने कहा ना कि प्रदेश सरकार के जो कारनामे हैं उससे जनता इतनी अब दुखी और परेशान है।
निश्चित तौर से हरियाणा में कांग्रेस, इनका नारा तो 75 पार का झूठा था, लेकिन कांग्रेस 75 नहीं 80 पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पर रहेगी। ठीक है, ठीक है। ये तालियां बहुत अच्छी हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं वो तालियों में नहीं बल्कि वोटों में तब्दील हो। आपके सपोर्टर्स ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता ऐसी ताली बजाए। लेकिन सर, ये 80 के पार का मैकेनिज्म समझाएंगे कैसे? क्या लोगों को बताएंगे कि मौजूदा सरकार में इतनी खामियां हैं इसलिए हमको चुनो, या फिर हमारे पास ये रोड मैप है? सर मुझे तीन चीजें ऐसी बताइए जो मेरे व्यूवर्स को आज इस मंच से समझ आ जाए कि कांग्रेस बहुत मजबूती से वापस होने वाली है, जो कमबैक होगा वो कमाल होने वाला। तीन चीजें सर। नहीं, मैंने अभी तो काम तो ये बताए थे आपको जो हुड्डा जी के समय में, और अब आगे आने वाला जो समय है, बीत गई सो बात गई। हाँ, सर नई बात बताइए, तो नया रोड मैप क्या होगा सर? नया रोड मैप सीधा होगा। हाँ। हम जनता को एकदम स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करेंगे और इस पूरे प्रदेश में जो शिक्षण व्यवस्था है जिसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, 2% पे ला दिया इसका शिक्षा का जो बजट भी, और 4800 स्कूल मर्ज कर दिए हैं इस सरकार ने। इस स्कूल में इस प्रदेश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के वो लोग, उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो सामर्थ्य नहीं रखते प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। आज जो एक बड़ा कुचक्र चल रहा है कि पूरी तरह से गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जो मेडिकल में 42,000 की फीस थी एक साल की, उसको 10 लाख पे पहुंचा दिया। आपका कोई भी गरीब का बेटा कोई डॉक्टर किस तरह से बन सकता है? आपके जो स्कूलों की जो व्यवस्था है वहीं कहीं पर भी कोई टीचर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज भी शर्म आती है जब स्कूल में बच्चों पे बैठने के लिए टाट भी उपलब्ध नहीं है। तो इन चीजों को हम सुधार करके लेके आएंगे। ठीक है। लोगों में हमारे जो है, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे। पेंशन जो है हम 6,000 रुपए पर लेकर के जाएंगे। जो बुजुर्गों की जो पेंशन है, जो इन्होंने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है। ठीक है। और पेंशन का जो कहते हैं जेजेपी वाले भी चौधरी देवीलाल जी ने जो शुरुआत की थी वो सम्मान पेंशन थी, कोई आर्थिक आधार नहीं था उसका, लेकिन इन्होंने आर्थिक आधार पर शुरू करके और जिस तरह से 5 लाख बुजुर्गों का पेंशन काटने का काम किया है, 10 लाख गरीबों के बीपीएल कार्ड जो उनको कार्ड काटने का काम किया है। इससे जनता इस सरकार से बेहद दुखी और परेशान है। उनको हम दोबारा से बीपीएल कार्ड भी बनाए जाएंगे। सर आप कहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन योजना को हम 6,000 रुपए कर देंगे, 300 यूनिट हम बिजली फ्री कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता बढ़ा देंगे, हम वो सारी चीजें कर देंगे जो फ्री के तौर पे दिखाई देती हैं। सर ये फ्री बीज वाला जो ट्रेंड है, आपको लगता है इसकी जगह आप मुझे ये समझाते कि मैं इतनी नौकरियां सृजित कर दूंगा, मैं इतने स्कूल खोल दूंगा, मैं कई ऐसी योजनाएं लाऊंगा जिससे एमएसएमई बढ़ेगा, जिससे बाहर से हम आयात और निर्यात दोनों कर पाएंगे। सर हमें विकास की तस्वीर देखनी है, फ्री वाला खेल नहीं खेलना सर। नहीं, फ्री वाला जहां पर आवश्यकता है गरीब आदमियों का वो भी दी जाएगी। अच्छा। और जहां तक जो है, मैंने तो पहले कहा कि 12 यूनिवर्सिटी तो पहले खोली थी, अब जो है यूनिवर्सिटी की तरफ तो इनका सरकार को शिक्षा की तरफ तो बिल्कुल भी कोई ख्याल है नहीं। उस चीज को हम शिक्षा का स्तर सुधारेंगे। और बिजली में जो ये घपले हुए हैं, आप कह रहे हो 300 यूनिट, आप इनसे ये पूछना चाहिए कि हुड्डा जी ने अगस्त 2010 में अदानी पावर के साथ एक समझौता किया था कि 25 साल तक 1424 मेगावाट प्रतिदिन 2 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से निरंतर बिजली सप्लाई करनी पड़ेगी अदानी पावर को। हरियाणा सरकार और अदानी पावर के बीच में एमओयू साइन हुआ, तो वो क्या कारण हुआ कि अदानी पावर ने एक साथ हरियाणा की बिजली बंद कर दी, त्राही त्राही मच गई। हरियाणा में इस सरकार को 7 रुपए से 11 रुपए तक प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ी। और उसकी वजह से HERC जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसने 1144 करोड़ रुपए अदानी की वजह से जो नुकसान हुआ
जो प्रदेश के एक्सचेकर को, प्रदेश की जनता को कि 1144 करोड़ रुपए का आकलन किया, इस सरकार को वो 1144 करोड़ रुपए कैबिनेट की मीटिंग में बुला करके और तस्तरी में रख करके अदानी को भेंट कर दिए। आखिर अदानी का इस सरकार का आखिर में क्या अंडरस्टैंडिंग है? और जो 1424 मेगावाट बिजली थी उसको ये 1200 मेगावाट पर इन्होंने समझौता कर लिया। 224 मेगावाट वो सरेंडर किस लिए की गई, उस 224 मेगावाट को किस रेट में पूर्ति कर रहे हैं, और जो ₹2.94 प्रति यूनिट थी वो ₹3.20 प्रति यूनिट नए समझौते में कर दी। तो ये भी बताया जाना चाहिए कि इन्होंने हरियाणा की जनता को कितना भारी नुकसान पहुंचाने का काम इस सरकार ने बिजली के मामले में किया है। ठीक है सर, आप लगातार मौजूदा सरकार को सिर्फ हरियाणा की बात न करें, पूरे देश में भी लगातार लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सरकार जो देश में और प्रदेश में कितनी भ्रष्ट है। लेकिन लोग आपकी बातों से कन्विंस क्यों नहीं होते सर? क्योंकि देखिए, कभी भी किसी को अगर ये बताना है कि मैं फला से बेहतर हूं तो उसको अपना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बताना पड़ेगा। उसे बताना पड़ेगा कि हम फला प्रदेश में ये कर रहे हैं, फला प्रदेश में ये कर रहे हैं, वहां हमने ये झंडे गाड़ दिए। सर आपके पास तो वो लिस्ट ही नहीं है बताने के लिए। अब ये नहीं, लिस्ट तो बता रहे हैं, ये अंतर तो जनता को देखने को मिल गया ना। समझाएंगे तो आप ही ना सर। ये अंतर देखा कि भाई कांग्रेस के समय में किस तरह का शासन चला और अब जो ये 8.5 साल में शासन चला है किस तरह से, जिस तरह से घोटाले पे घोटाला हुआ है, इसमें खनन घोटाला हुआ है, अभी शराब घोटाला हुआ है, रजिस्ट्री घोटाला हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। जो ये घोटालेबाजों की सरकार बन के रहेगी, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, मैंने अभी बिजली का बताया, और ये सारे जो महकमों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये सारा सरकार का कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं है। जनता इस चीज को महसूस नहीं कर रही। जनता को इस बात का ये रोज दिन प्रतिदिन जब जा रहे हैं, सभी जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ क्या हालत हो रही है, और नौकरी इनको क्या कारण है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एचपीएससी के 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। क्या ये कितना बड़ा खिलवाड़ है? क्या पहली कांग्रेस सरकार में इस तरह का हुआ? 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, और हम बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, सारी चीजों को जो हमने कहा उस चीज को पूरा करेंगे। पहले भी 1600 करोड़ का बिजली का बिल माफ किए थे, किसने कहा था? अब आप कह रहे हो कि भाई 300 यूनिट क्यों नहीं देंगे, और जगह दे रहे हैं। हमारे राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, तो हमने भी कहा है गैस का सिलेंडर आज इतना 1100 रुपए से पार क्यों जा रहा है, 1150 में क्यों मिल रहा है? जब कांग्रेस का समय था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सर ये बातें तो आपने पंजाब में भी समझाई थी, वहां क्या हुआ था सर? पड़ोसी राज्य होने के बावजूद आप कन्विंस नहीं कर पाए। मैं तो बहुत दूर जा ही ना रहा हूं, राजस्थान तक तो मैं जा ही नहीं रहा सर। मैं तो पहले पंजाब का ही देख लूं आपका ट्रैक रिकॉर्ड। पंजाब में लोग कन्विंस क्यों नहीं हुए थे सर आपकी बातों से? फिर नहीं, कई कारण होते हैं, और सर वही कारण तो मैं समझना चाह रहा हूं। आज ये समिट असल में सिर्फ बात के लिए नहीं है सर, वो एनालिसिस करने के लिए है कि असल में वो कौन से लूप पॉइंट्स हैं, वो कौन से डेंट है, वो कौन से गड्ढे हैं जो भरने की जरूरत है आपको। और इसके लिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आपने शुरुआत में माना कि हाँ डेंट है, गड्ढे हैं। लेकिन मैं उदयबान जी से ये समझना चाहता हूं सर, इन गड्ढों को भरेंगे कैसे? और गड्ढों को भरना है, उस पर नई लेवलिंग करनी है, फिर बीजेपी से फाइट भी करनी है और चुनाव भी जीतना है। चुनौती बड़ी है सर। बिल्कुल निश्चित तौर से चुनौती बड़ी है, और चुनौती को हम स्वीकार कर रहे हैं और मजबूती के साथ स्वीकार कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जो जनता को अपनी बात एक एक बात हम पहुंचा रहे हैं, और जनता हमसे कन्विंस है। और ये हमेशा नहीं होता कि भाई हम पहले हम चुनाव हार गए तो फिर दोबारा भी चुनाव ही हार जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले बीजेपी कहाँ थी? 2014 से पहले यही हरियाणा में जब बीजेपी कहाँ थी, जब दो पर आगे थे, जब कहाँ थी बीजेपी, जब 6 से ज्यादा नहीं थे विधायक। उसी स्तर पर बीजेपी के जो कारनामे है वहीं पर जनता पहुंचा देगी। जनता ही आगे बढ़ाती है, जनता जनार्दन है, जनता सारा वाच करती है, जनता एक आईना है। उनको कुछ समय के लिए गुमराह किया जा सकता है झूठे नारों से, झूठे और कई तरह के उससे, लेकिन हमेशा कामयाब हो जाए ऐसा नहीं है। और जनता जो है पूरी तरह से समझदार है, और ये सारी चीज देख रही है, और इसका हमें मिलेगा।
ठीक है सर, कोशिश करना बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंसी जरूरी है, लेकिन प्रदेश की जनता और तमाम विरोधी भी चुटकी लेते हैं आपसे कि बताइए सर वो संगठन खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है जिस संगठन की बहुत जरूरत है कांग्रेस को। आपने खुद भी कहा था मैंने हाईकमान को लिस्ट भेज दी, सर वो तो इंतजार करते रह गए, जनाब आए नहीं अब तक। वो कब होगा सर, अब तो इलेक्शन आने वाले हैं। संगठन की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संगठन का हमने पूरा जो हमारी जो पूरी प्रक्रिया वो पूरी है। संगठन कभी भी हमारी लिस्टें आ सकती हैं, हाईकमान ने करना है। सर वही तो मैं आज इस मंच से बता दीजिए 2024 से पहले आएगी क्या उसके बाद आएगी? नहीं, वो हो रहा है उसमें हमारा PRO DRO के थ्रू सारी चीज हो चुकी है और कुछ चीजें हमने इसमें कई बार पहले वो उदयपुर संकल्प आ गया था, फिर राहुल जी का प्रकरण आ गया था, ये चुनाव बीच में आ गए थे। क्या संगठन इतना लिस्ट प्रायोरिटी पे है सर? क्या इतनी लिस्ट प्रायोरिटी पे है कि उसको सबसे बाद में देखा जाएगा? सर फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप ही के लोग चुटकी लेते हैं आपसे कि आप संगठन ही खड़ा कर पाए। पूरा प्रायोरिटी पर है। हाँ। और संगठन अगर मजबूत नहीं होता तो हमारी इतनी कामयाबी नहीं होती। सारी जिस तरह से अब राहुल जी तो नहीं, अब तो ये हमारे प्रदेश के नेता है तो कर रहे हैं, जो भी रैलियां कर रहे हैं। अभी कोई सेंटर के नेता तो हमने कोई आमंत्रित किए नहीं अभी। अच्छा, तो सर अगर अभी तक संगठन नहीं बना, संगठन बन जाएगा, आप बड़े कॉन्फिडेंट है, चलिए बन भी जाएगा, लेकिन पिछले दिनों मैंने देखा कि इनेलो हो चाहे JJP हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, वहां से लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उस पर कोई चढ़ेगा नहीं, लेकिन इसके इतर लोग छोड़ के आ रहे हैं। तो क्या सर इसका दूसरा विचार मैं ऐसे समझ सकता हूं कि असल में कांग्रेस को जो अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ है उस पर यकीन नहीं है, इसलिए इंपोर्ट किया जा रहा है लोगों को? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, JJP, इनेलो से जो बड़े बड़े नेता, XMLA, प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये इस बात का संकेत है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ जो ये आकर्षण है सभी जो दलों से, और मैं समझता हूं कि पिछले 1 साल में कांग्रेस का एक भी नेता किसी भी दल में नहीं गया, और आज दूसरे दलों में पूरी तरह से ये होड़ मची हुई है कि हम जल्दी ही कांग्रेस का दामन थामे, क्योंकि आने वाला तो समय जो लोग आ रहे हैं उनके बूते जीत का भरोसा है आपको? सारे कार्यकर्ताओं के दम पर, जिसमें वो भी शामिल होंगे। और ये नहीं है कि हमारा, मैंने पहले भी आपको जिक्र कर दिया था कि हमारा पूरा मेरिट के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से जो विनिंग पोजीशन में होगा, कोई टिकट का जो है मेरिट पर डिसीजन होगा, कोई कोटा सिस्टम कांग्रेस में नहीं चलेगा। ठीक है सर। चलते चलते सर एक सवाल ये कि राहुल गांधी की मेंबरशिप जो गई, सदस्यता रद्द हुई, उसको लेके जो लोग आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पे असल में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए आप सिंपैथी बहुत गेन करना चाहते हैं, सहानुभूति के वोट हासिल करने के लिए, लोगों की सिंपैथी पाने के लिए। सर ये नई टैक्टिस है क्या? फिर मैं कहूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस है सर, ऐसा मिजाज तो नहीं था आपका। अब आप ये बताएं, आप ये कह रहे हो कि सिंपैथी के लिए राहुल जी मैं नहीं कह रहा सर, ऐसा कहा जाता है, मैं तो आपकी राय जानना चाहता हूं बस। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये संयोग था या प्रयोग था, इस बात पर भी मंथन होना चाहिए। जो 2019 के 16 अप्रैल को बात कही गई थी कोलार में, जहां ज्यूरिडिक्शन भी वहां की थी, 19 अप्रैल को सूरत में कंप्लेंट होती है और 4 साल तक कुछ नहीं होता। वो कंप्लेनेंट अपना हाई कोर्ट में जाकर के स्टे ले आया था अपनी ही प्रोसीडिंग रुकवाने के लिए। ऐसा भी पहले कभी नहीं होता। प्रोसीडिंग रुकवाने के लिए स्टे ले आता है। 7 फरवरी को राहुल जी लोकसभा में स्पीच देते हैं। ठीक 9 दिन बाद 16 फरवरी को वो अपना एप्लीकेशन देता हाई कोर्ट में विड्रॉ की, अपने दोबारा से शुरू करने की। 27 फरवरी को उस पर सुनवाई शुरू होती है और 17 मार्च को कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई गवाह नहीं। 17 मार्च को वो रिजर्व कर देते हैं और 23 मार्च को वो सुना देते हैं। ये संयोग है या प्रयोग है? हम अपना ठीक है, अदालत का मामला अदालत में लड़ेंगे, लेकिन हमें इसमें अवश्य किसी न किसी का जो है इसमें मैनिपुलेशन इसमें लग रहा, और उसको हम उसमें देखेंगे। और ये भी पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान के इतिहास में और कहीं भी
किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं होता कि विपक्ष का कोई व्यक्ति, बड़ा नेता, बड़ा नेता कोई प्रश्न उठाता है सरकार पर, तो सत्ता पक्ष अपने तर्क संगत ढंग से उसका जवाब देता है। ठीक है, अगर कोई अमर्यादित भाषा इस्तेमाल होती है, कोई असंसदीय भाषा इस्तेमाल होती है, तो उसको एक्सपंज कर देते हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि भाई सारे विपक्ष के नेता का लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी उनके पूरे भाषण को ही एक्सपंज कर दिया जाए, स्पीच को? ठीक है सर, तो इस सेशन में मेरे पास इतना ही समय, लेकिन इस सेशन को मैं वाइंड अप करूं सर, इस मंच से असल में वो कांग्रेसी कार्यकर्ता या नेता जो शायद थोड़े से शिथिल पड़ गए हैं, आप ऐसी कौन सी जोश की बूस्टर डोज आज यहां से लगाएंगे कि यहां तालियां भी बजे और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरे? बहुत संक्षेप में सर। नहीं, कोई शिथिल नहीं है। आज कांग्रेस जन, हर एक व्यक्ति, हर कार्यकर्ता सड़क पर है और इस सरकार से लड़ने के लिए बहुत ही मजबूती के साथ तैयार है। चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार से लड़ने के अलहदा प्रदेश के विकास का एक बढ़िया रोड मैप लेके आप चुनाव में उतरे, जिससे लोग इंप्रेस हो सके। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप डबास जी को आए और उदय भान जी का सम्मान करें। सर, आपसे 2 मिनट का वक्त और हम चाहेंगे, अपने अपने कीमती वक्त जो हमें दिया है उसके लिए से ये सम्मान MH1 न्यूज की तरफ से। और प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि मंथन किया है हरियाणा की राजनीति पर, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, उसको लेकर के उन्होंने पूरी जानकारी दी, अपना कीमती समय निकाल करके वो यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। इस ब्रेक में लंच टाइम, तो हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लंच करें, और अपना कीमती समय उन्होंने भी दिया इस प्रोग्रेसिव हरियाणा समिट को। आपका भी शुक्रिया। लेकिन लंच के बाद वापस हम आपसे यहीं पर मिलेंगे या नहीं? मतलब वो जोश नजर आना चाहिए। ये आपके भविष्य की बात हो रही है कि आगे किस तरह से हरियाणा बढ़ रहा है और आप अपने आप को कहां देखते हैं। हम कोशिश ये भी करेंगे कि बीच में हम आपके पास भी आएं और आपसे आपके विचार भी जानें कि आप अपने राजनेताओं से क्या चाहते हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं अपने भविष्य को लेकर। लेकिन चलिए लंच कर लेते हैं, क्योंकि खाए बिना भगवान की